Hello everyone, am I audible? यस सर। Okay, so let's start the class. क्लास स्टार्ट करते हैं। पहले अपन क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद क्लास स्टार्ट करते हैं, राइट। तो कल जो मैंने आपको टेस्ट दिया था उसका मैं आपको एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा, बट जैसे आज के दिन अपन ने कल आपने टेस्ट कर लिया तो आज के दिन आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा इसका, राइट। अभी अपन डिस्कस कर लेते हैं। एक दिन बाद हमेशा सॉल्यूशन हम आपको प्रोवाइड करेंगे, ऐसे है ना। हम अप्रोक्सीमेटली हर दिन अपन टेस्ट इसके अंदर कंडक्ट कराएंगे, राइट। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है कि कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, इकोसिस्टम इज बोथ ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बायोस्फीयर, दैट इज करेक्ट, इन्वॉल्विंग फ्लो ऑफ एनर्जी एंड साइकिल ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, इस चीज को अपन पढ़ेंगे, बट ये आपको समझ में आता है कि फ्लो ऑफ एनर्जी एंड साइकिलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स क्या होता है। ठीक है, कि एनर्जी का फ्लो एक तरह से इकोसिस्टम के अंदर कभी भी कोई इंटरेक्ट करेगा तो एनर्जी का फ्लो होगा। जैसे कि सूरज है, सूरज से एनर्जी मिलती है प्लांट को, ठीक है, प्लांट से एनर्जी मिलेगी फिर डियर को, डियर से एनर्जी मिलेगी टाइगर को। तो ये एनर्जी का फ्लो हो रहा है यहाँ पर इस तरह से, राइट। तो जब भी हम इंटरेक्ट करेंगे किसी से भी तो एनर्जी का फ्लो होगा, न्यूट्रिएंट्स का फ्लो होगा। इसके अंदर से कार्बन, ठीक है, इसके अंदर से नाइट्रोजन, इसके अंदर से फास्फोरस जो होगा वो ट्रांसफर होगा पेड़ के अंदर से, राइट। जो भी पेड़ के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स, नाइट्रोजन कंपाउंड, फॉस्फोरस, वो डियर के अंदर हो जाएंगे, डियर से टाइगर के अंदर हो जाएंगे, एंड सो ऑन, राइट। तो ये आपको अंडरस्टूड होना चाहिए था कि इन्वॉल्विंग द फ्लो ऑफ एनर्जी एंड साइक्लिंग साइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, ये चीजें मैं तुमको आगे चलकर पढ़ाऊंगा, आज की क्लास के अंदर ये स्टार्ट हो जाएंगी, राइट। तो बट इससे पहले मैंने ये क्वेश्चन इसलिए डाल दिया आपका, जिससे कि आपको एक रहे कि भाई ये आपका एक माइंडसेट चलता रहे कि हाँ भाई ये चीज भी हो सकती है, ऐसे उस पर दिमाग लगाओ, आप ब्रेन स्टॉर्मिंग करो, राइट। सेकंड क्वेश्चन अगर हम देखेंगे, द कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, दैट इज रॉन्ग। सब कोई एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। इंटरेक्शन बिटवीन द बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स आर वाइटल फॉर द एनर्जी ट्रांसफर, यस, एंड मटेरियल एक्सचेंज इन द इकोसिस्टम। ठीक है, फिर दैट इज करेक्ट, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। एंड द कम्युनिटी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म इन एन इकोसिस्टम ओनली प्रोड्यूसर्स, नहीं प्रोड्यूसर्स नहीं है इसके अंदर, प्रोड्यूसर्स भी होते हैं, डिकम्पोजर भी हो गए, ठीक है, सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स भी होंगे, कार्निवोरस भी होंगे, ये सब चीजें अपन आगे चलकर पढ़ेंगे, राइट। तो ओनली टू विल बी द करेक्ट आंसर, राइट। सेकंड क्वेश्चन अगर हम देखेंगे, इकोलॉजी इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ बोथ बायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट, दैट इज करेक्ट। टर्म इकोलॉजी इज एक्सक्लूसिवली फोकस ऑन द इंटरेक्शन बिटवीन द डिफरेंट स्पीसीज विद इन ए कम्युनिटी, नहीं, और भी तो होता है कि इग्नोर नहीं करता है, इंट्रा स्पेसिफिक रिलेशन भी करता है, इंसान का इंसान से इंटरेक्शन भी इसके अंदर देखा जाएगा, राइट। तो ऐसा नहीं है कि भाई इंसान का सिर्फ जानवर से ही देखा जाएगा या फिर पेड़ से ही देखा जाएगा, सबसे इंटरेक्शन यहाँ पर देखा जाएगा। इंट्रा स्पेसिफिक एज वेल एज इंटर स्पेसिफिक भी करा जाता है। मैंने कहा था आपको, ऑट इकोलॉजी होता है, एक सिन इकोलॉजी होता है। ऑट में जो इंट्रा करते हैं, राइट, और सिन इकोलॉजी के अंदर इंटर करेंगे, राइट। तो दैट इज ऑल्सो रॉन्ग, राइट। फील्ड ऑफ इकोलॉजी ओनली फोकसेस ऑन इंटरेक्शन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म विद इन द कम्युनिटी, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। द कॉन्सेप्ट वाज फर्स्ट अर्नस्ट हैकल, ये अपन ने याद करा था। तो फर्स्ट एंड फोर्थ विल बी द राइट आंसर, ए विल बी द राइट आंसर, राइट। फिर थर्ड क्वेश्चन करते हैं, नीश। नीश के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। इंक्लूड ऑल द इंटरेक्शंस एंड द रिसोर्स यूटिलाइजेशन बाय एन ऑर्गेनिज्म विद इन इकोसिस्टम, राइट। तो दैट इज करेक्ट। द रियलाइज नीश, मैंने आपको बताया था व्हाट इज रियलाइज नीश ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज ऑलवेज हायर, नो, फंडामेंटल नीश इज ऑलवेज हायर। रियलाइज नीश जो होता है वो प्रैक्टिकल फॉर्म के अंदर कितना नीश आपका आप कर रहे हैं, राइट, दैट इज रियलाइज नीश। तो दैट इज रॉन्ग। Species with the identical niche cannot exist indefinitely in the same ecosystem. Yes, that is correct, कि वो मर जाएंगे आपस के अंदर। अगर मान लीजिए टाइगर और लायन एक ही जगह रहने लग जाए, ठीक है, और लंबे समय तक रहने लग जाए, तो वो कंपटीशन उनका क्या हो जाएगा, उनका कंपटीशन के कारण वो एक्सक्लूजन हो जाएगा उनका, ठीक है। वो इसके अंदर है ना, ये प्रिंसिपल ऑफ कंपटीशन एक्सक्लूजन, आगे चलकर हम जब पॉपुलेशन इंट्रैक्शन पढ़ेंगे तब इसके अंदर पढ़ेंगे। तो दोनों मैंने आपको बताया था, दोनों अगर एक साथ ही रहेंगे, मैंने कहा था प्रकृति माता किस तरह से इन दोनों को क्या करती है, राइट, वो सब चीजें मैंने आपको समझाई थी। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द टर्म इकोलॉजी, इकोलॉजी को डिस्क्राइब करने का टर्म क्या है। तो बी विल बी द करेक्ट आंसर, साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्लांट एंड एनिमल इन रिलेशन टू ईच अदर एंड टू देयर एनवायरमेंट, राइट। फिफ्थ क्वेश्चन जो है, की स्टोन स्पीसीज हैव डिसप्रोपोर्शनेट इम्पैक्ट ऑन देयर इकोसिस्टम ऑफन रेगुलेटिंग द पॉपुलेशन ऑफ अदर स्पीसीज, यस दैट इज करेक्ट, है ना। इंडिकेटर स्पीसीज आर यूज्ड टू मॉनिटर एनवायरमेंटल चेंजेस बिकॉज ऑफ देयर सेंसिटिविटी ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है, दैट इज ऑल्सो राइट। रिमूवल ऑफ इंडिकेटर स्पीसीज कैन लीड टू कोलैप्स ऑफ द इकोसिस्टम, नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। की स्टोन स्पीसीज को अगर आप हटा दोगे तो दैट विल लीड्स टू द कोलैप्स, राइट। तो थर्ड ऑप्शन इज नॉट राइट। फिर इसके अंदर पूछा है, की स्टोन स्पीसीज टिपिकली आर टिपिकली हाईली अबंडेंट, नहीं, ये कुछ बहुत कम मात्रा में होती है, बट दे आर की स्टोन। जैसे की स्टोन के अंदर हमने देखा था ये स्टोन एक ही है, पर इसने सबको संभाल के रख रखा है, सारे स्टोन्स को संभाल के रख रखा है। तो की स्टोन स्पीसीज भी बहुत कम होती है, ठीक है, मात्रा के अंदर, राइट। बट
ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इकोसिस्टम के अंदर, राइट। इसी तरह से सिक्स क्वेश्चन देखते हैं। कम्युनिटी कंसिस्ट ऑफ ऑल द पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज लिविंग इन ए पर्टिकुलर एरिया इंटरेक्टिंग विद ईच अदर, ठीक है, दैट इज करेक्ट। ठीक है। फिर पॉपुलेशन रेफर्स टू द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, दैट इज रॉन्ग, राइट। तो इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। ऑर्टिकोलॉजी का मतलब क्या है, सिंगल स्पीसीज को देखते हैं तब ऑर्टिकोलॉजी होता है। सिनिकोलॉजीज फोकसेस ऑन द स्टडी ऑफ कम्युनिटीज ऑफ डिफरेंट स्पीसीज एंड देयर इंटरेक्शन विद द पर्टिकुलर हैबिtat, तो दैट इज करेक्ट, सी विल बी द राइट ऑप्शन। ठीक है। तो ये क्वेश्चंस जो दिए थे वो सारे के सारे जो अपन ने करे हैं, राइट, जो अपन ने प्रैक्टिस करे उनमें से ही मैंने आपको पूछे हैं क्वेश्चंस, राइट। और थोड़े इजी भी क्वेश्चंस हैं। अब नेक्स्ट जो आएंगे आपके पास, जैसे क्वेश्चन की लेवल हार्ड होती रहेगी, राइट। तो अब अगले क्वेश्चंस जो आएंगे वो थोड़े से और हार्ड होंगे, फिर डे 3 के क्वेश्चंस और हार्ड होंगे। इस तरह से मैंने इसके अंदर बनाया, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया इस कोर्स बड़ा ही साइंटिफिकली अपना चल रहा है, ठीक है। हम इसको इस तरह से बनाएंगे जिससे कि आपको प्रीलिम्स में मैक्सिमम बेनिफिट हो, मिनिमम टाइम के अंदर मैक्सिमम बेनिफिट हो, राइट। इसको एक तरह से हाई यील्ड बोल सकते हैं आप। हाई यील्ड का मतलब क्या है कि इसके अंदर हम यील्ड मतलब इनपुट कम डालेंगे, ठीक है, और आउटपुट ज्यादा निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। बिल्कुल फोकस्ड होकर इसके अंदर प्रिपरेशन की जाएगी। चलिए कल का रिवीजन करते हैं। कल मैंने आपको पहले बताया था चार्ट। चार्ट के अंदर मैंने एटम के बाद फिर मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के बाद कंपाउंड, कंपाउंड के बाद फिर प्रोटीन, फिर मैंने आपको बताया था किस तरह से सेल होता है, ठीक है। प्रोटीन से सेल बनता है, सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, ऑर्गन सिस्टम से फिर ऑर्गेनिज्म बनेगा। फिर यहाँ से अपनी कहानी स्टार्ट हो गई। इकोलॉजी मतलब यहाँ से स्टार्ट होता है इकोलॉजी, इसको स्टडी करना, राइट। फिर हमने कहा था स्पीसीज बनेंगे, स्पीसीज के बाद हमने कहा था कि स्पीसीज के अंदर पॉपुलेशन आएगी, ठीक है, पॉपुलेशन टर्म आएगी, कम्युनिटी टर्म आएगी, ये अपन ने इसके अंदर समझा था। फिर हमने समझा था कि इकोसिस्टम, ठीक है, कम्युनिटी का इंटरेक्शन, जहाँ पे भी इंटरेक्शन आ जाता है इकोसिस्टम, तो इंटरेक्शन होगा तभी जाकर बायोस्फीयर बनेगा। तो इकोसिस्टम विल बिकम द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ द बायोस्फीयर, राइट, जब तक इंटरेक्शन नहीं होगा तब। जबकि इकोलॉजी की जो फंक्शनल यूनिट होगी वो इंडिविजुअल होगी, क्योंकि उसको इंडिविजुअल को पढ़ना होगा, ठीक है। इकोसिस्टम को समझने के लिए इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म को समझना होगा। फिर हमने इसके अंदर देखा था कि किस तरह से बायोस्फीयर आ जाता है, बायोस्फीयर के बाद फिर आगे चलते हैं हम तो प्लेनेट आ जाता है, प्लेनेट के बाद फिर अर्थ जैसे प्लेनेट हो गया, सोलर सिस्टम आ गया, गैलेक्सी आ गया, ठीक है। वो सब बातें मैंने आपको बताई थी। मैंने आपको बताया था कि एनवायरनमेंट किस तरह से ये जो है दैट इज ए लिंक बिटवीन द केमिस्ट्री एज वेल एज बायोलॉजी, और केमिस्ट्री बायोलॉजी के बाद ये एनवायरनमेंट आ रहा है, और किस तरह से एस्ट्रोलॉजी जो होता है, ठीक है, उसके बीच में एक लिंक है। तो इसको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, दैट्स वाई दिस सब्जेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। ये मैंने आपको बताया था। फिर मैंने आपको बताई थी इकोसिस्टम की डेफिनेशन, व्हाट इज इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है। जब भी कम्युनिटी आपस में इंटरेक्ट करती है तो दैट फॉर्म द इकोसिस्टम, राइट। फिर इकोलॉजी मतलब उस इकोसिस्टम की स्टडी करना, दैट इज नोन एज फॉर दैट इज नोन एज इकोलॉजी, राइट। फिर आपको इसके अंदर समझाया था इंडिविजुअल क्या होता है, ठीक है, इंडिविजुअल फर्स्ट यूनिट होता है। फिर उसके बाद हम देखेंगे पॉपुलेशन, फिर कम्युनिटी, इस तरह से फॉर्म होती है, राइट। स्पीसीज क्या होता है, जो कि इंटरब्रीड कर सके, रिप्रोड्यूस कर सके, जो कि एक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को बना सके, ये मैंने आपको बताया था। इसमें मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अगर दो डिफरेंट स्पीसीज इंटरेक्ट करती हैं, दो डिफरेंट स्पीसीज जैसे हॉर्स और डोंकी को अपन ने इंटरेक्ट करवाया था, तो ये अगर इंटरब्रीड करेगी तो दे विल नॉट प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, वो इनफर्टाइल ऑफस्प्रिंग दैट इज म्यूल को प्रोड्यूस कर देगी, राइट। ये अपन ने समझा था। इसी तरह से अपन टिगोन का एग्जांपल समझा था। फिर हमने कम्युनिटी को पढ़ा था। कम्युनिटी के अंदर हमने सिनिकोलॉजी पढ़ा था कि सिनिकोलॉजी क्या होता है। की स्टोन स्पीसीज हमने पढ़ा था। की स्टोन स्पीसीज के हमने एग्जाम्पल समझे थे। की स्टोन स्पीसीज के एग्जाम्पल्स के बाद हमने एक तरह से एक और स्पीसीज पढ़ा था इसके अंदर। की स्टोन के बाद अपन ने पढ़ा था ये अपना इंडिकेटर स्पीसीज। इंडिकेटर स्पीसीज का मतलब अपन ने समझा था किस तरह से इंडिकेट करते हैं एनवायरनमेंट के बारे में, राइट। और फिर अब जो है इसके आगे हमको पढ़ना है, राइट। किसी को कोई भी डाउट है इसके अंदर प्लीज लेट मी नो। नीश भी अपन ने पढ़ा था, नीश। एनीबॉडी इज एनी डाउट प्लीज लेट मी नो। चलो साहब, फिर हम आगे की चीजें पढ़ते हैं इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है अपना इन्वेजिव स्पीसीज। स्पीसीज के अंदर अपने की स्टोन स्पीसीज पढ़ा, इंडिकेटर स्पीसीज पढ़ा, अब हम इन्वेजिव स्पीसीज पढ़ रहे हैं। इन्वेजिव स्पीसीज क्या होता है ये समझो। कि मान लो ऐसा हो, अब क्लास स्टार्ट हो गई, बिल्कुल ध्यान से समझना, ठीक है। मान लो ऐसा हो कि एक आदमी है, वो किसी को अपने घर बुलाता है, राइट, कि साहब मेरे घर आओ, है ना। और ये मेहमान आके इसके घर के अंदर पूरा का पूरा इसके घर के ऊपर कब्जा कर लेता है, ठीक है। कि बाहर का आदमी है, बाहर का आदमी आया और इसके ऊपर पूरा का पूरा क्या है, कब्जा कर लिया, राइट। ये जो स्पीसी होगा इसको इन्वेजिव स्पीसीज कहेंगे। ये बड़ा खतरनाक स्पीसी हो गया। बाहर से हमने बुलाया था इसको और इसने आके हमारे ऊपर ही कब्जा कर लिया साहब। तो क्या होता है देखो, कुछ प्लांट्स, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि अगर मान लो गलती से हमारी कंट्री के अंदर आ गए,
तो दैट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर अस, एक बिग प्रॉब्लम हमारे लिए हो जाएगी, वो सारी की सारी इकोसिस्टम को हो सकता है डिस्ट्रॉय कर दे। दिस टाइप ऑफ स्पीसीज आर नोन एज इनवेजिव स्पीसीज, इनको हम इनवेजिव स्पीसीज बोलते हैं। तो इनवेजिव इनवेजिव स्पीसीज मतलब कोई बाहर से आई हुई स्पीसीज, ठीक है, जो हमारे घर में आके हमारा पूरा घर तबाह कर दे, ठीक है, हमको अपने घर से बाहर निकाल दे और वो घर में रहने लग गया, राइट, दैट इज नोन एज इनवेजिव स्पीसीज। देखो बच्चों, मैंने जैसे आपको बताया प्रकृति ने बहुत अच्छे से रूल सेट कर रखे हैं। प्रकृति ने मान लो यहाँ पे कोई ऑर्गेनिज्म जैसे डियर है, ठीक है, डियर यहाँ पे पैदा करा है, तो उसको उसकी पॉपुलेशन को चेक करने के लिए यहाँ पे लॉयन को भी पैदा करा है। समझ में आ रहा है? अगर किसी तरह से ये डियर है ना भाग जाए और एक ऐसे एरिया के अंदर चल जाए जहां पे लॉयन नहीं है ना, भाग गया ये डियर, ठीक है, किसी दिन मौका मिलकर भाग गया ये और ऐसी जगह चला गया जहां पे लॉयन है ही नहीं, जहां पर इसका कोई प्रेडेटर है ही नहीं, इसको खाने वाला है ही नहीं, तो आप देखेंगे यहां तो डियर ही डियर हो जाएंगे, डियर डियर। समझ में आ रहा है? हर जगह डियर ही हो जाएंगे। फिर और जो आदमी होंगे और जो इंसान होंगे वो कैसे रहेंगे, और जो एनिमल्स होंगे वो कैसे रहेंगे? घरों में देखा, घर का गेट खुला, डियर ही डियर निकल रहे हैं, हर जगह डियर ही डियर हो जाएंगे। आई होप यू दिस इज क्लियर टू एवरीवन। और देखो एक और चीज बताता हूँ मैं, डियर्स की जो खुर होता है ना, खुर पैर के अंदर जो खुर होता है, वो क्या करते हैं, सॉइल को इरोड करते हैं, वो चलेंगे तो सॉइल का इरोजन होगा, ठीक है, उससे सॉइल की पकड़ कम होती है, और उसके कारण क्या होता है, उसके कारण एक तरह से सॉइल जो होगा, सॉइल इरोजन होगा और सॉइल की फर्टिलिटी चल जाएगी और वहां पर सब कुछ बंजर हो जाएगा, तो ना कुछ उग रहा है इधर, ना कुछ ऐसा हो रहा है। तो आई होप दिस इज क्लियर। तो प्रकृति ने कह रखा है भाई ऐसा सिस्टम ना बन जाए, इसलिए हम लॉयन को तुम्हारे ऊपर रखेंगे, तुम्हारी पॉपुलेशन को चेक एंड बैलेंसेस लॉयन करेगा, फिर छुपते गुम हुआ बाबा, ठीक है। तो इनवेजिव स्पीसीज में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए प्रकृति ने ऐसा सिस्टम कर रखा है, बट ये कहीं बाहर निकल कर चले जाए, राइट, और कोई ऐसी जगह चले जाए जहां इसका प्रीडेटर ही नहीं है, तो ये बहुत ज्यादा नंबर में हो जाएंगे और दैट विल क्रिएट ए प्रॉब्लम फॉर द एंटायर इकोसिस्टम। एंटायर इकोसिस्टम के अंदर प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इनवेजिव स्पीसीज ऐसे होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई अमेरिका की कोई स्पीसी है, ठीक है, अमेरिका की कोई स्पीसी है एक्स, ठीक है, ये स्पीसी भारत के अंदर आ गई किसी तरह से, अभी हम एग्जाम्पल लेंगे पूरे, है ना, ये स्पीसी भारत के अंदर, अब ये स्पीसी तो आ गई, अमेरिका के अंदर इस स्पीसीज का एक प्रीडेटर था, दैट इज वाई, जो उसको खाने वाला था, जो उसकी पॉपुलेशन को चेक एंड बैलेंसेस कर रहा था, वाई। पर वाई यहां पर नहीं आया, यहां पर एक्स आ गया इंडिया के अंदर, अब एक्स आ गया तो एक्स बढ़े जा रहा है साहब, ये देखो, और एक्स इतना ज्यादा बढ़ जाएगा एक पॉइंट के ऊपर जाकर। एम आई ऑडिबल बच्चों? यस सर। एम आई Yes, ऑडिबल? sir. प्लीज लेट मी नो वंस, बिकॉज नितेश Yes, को, sir. ओके, मतलब वॉइस में से कोई ऐसा तो नहीं है कम आ रही है ना? तो नितेश प्लीज चेक योर, मतलब योर ईयरफोन्स और जो भी आप यूज कर रहे हो उसको चेक कर लो एक बार। चलो, अगर ये एक्स इधर आ गया तो वाई जो होगा, ठीक है, वाई नहीं आया तो ये एक्स तो यहां पर आकर तबाही मचा देगा। दिस टाइप ऑफ स्पीसीज इज नोन एज इनवेजिव स्पीसीज, मतलब ऐसी स्पीसीज, ये देखो अगर ये वाली जो कंट्री होगी इंडिया जो है, वो एक्स की नेटिव नेटिव कंट्री नहीं है, ये कहीं और, नेटिव कंट्री तो इसकी अमेरिका थी, पर ये स्पीसीज भागकर भारत के अंदर आ गई है, राइट। तो इन स्पीसीज को हम क्या कहेंगे, इनवेजिव स्पीसीज बोलेंगे, जो यहां पर आकर पूरी तबाही मचा देती है। अब इनके डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल है, बहुत ही मस्त एग्जाम्पल है, सारे एग्जाम्पल्स पढ़ के अपन इसको अंडरस्टैंड कर लेंगे। बट बिफोर दैट, इनवेजिव स्पीसीज का मतलब समझ में आया तो इसकी एक डेफिनेशन बताएं हम। डेफिनेशन देखिए, नॉन नेटिव प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नॉन नेटिव है मतलब अमेरिका से उठकर आए हैं भारत के अंदर, राइट, तो ये उठ के आ गए, इनके प्रेडेटर नहीं है, तो देयर विल बी प्रॉब्लम, राइट। इंट्रोड्यूस टू ए रीजन वेयर दे डू नॉट नेचुरली अकर, दिस स्पीसीज ऑफन स्प्रेड रैपिडली। अब इनको मजा आ जाएगा यहाँ पे, है ना, और ये आराम से क्या करेंगे, ये आराम से यहाँ पे स्प्रेड करेंगे और पूरी तरह से स्प्रेड करेंगे, क्योंकि इनको खाने वाला अब कोई है नहीं। दिस स्पीसीज ऑफन स्प्रेड रैपिडली आउटकम नेटिव ऑर्गेनिज्म एंड डिस्टर्ब द इकोसिस्टम, और पूरा इकोसिस्टम को डिस्टर्ब कर देते हैं, है ना। तो ऐसी स्पीसीज जो कहीं बाहर से आ रही हैं, और उनकी कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक है कि वो स्पीसीज है ना अपना नंबर बहुत जल्दी बढ़ा लेती है, एकदम से अपना नंबर बढ़ा लेती है, रैपिड ग्रोथ है उनका, रिप्रोडक्शन बहुत जल्दी होता है उनके अंदर। और इनको यहाँ पर तो कंट्रोल करके रख रहा था किसने, प्रीडेटर ने, प्रीडेटर आराम से यहाँ पर कंट्रोल करके रख रखा था, पर यहाँ पर इनका प्रीडेटर है नहीं। और देखो कई कई लोग होते हैं कि भाई कहीं दूसरे दूसरे उसमें जाओगे ना, जैसे आपको घर वाले कहीं और अपने रिश्तेदारों को भेज देंगे ना, तो आप थोड़े बोर हो जाते हैं
कई लोग होते हैं वो कहीं पे भी जाओ अडेप्ट हो जाता है। तो ये अमेरिका से आया बंदा है, ये यहाँ पर आकर इतनी जल्दी अडेप्ट हो गया और इतना ज्यादा रिप्रोडक्शन करने लग गया कि इसने क्या करा कि पूरा का पूरा ये सिस्टम जो है वो खा गया है। तो एक तरह से एग्रेसिवली कंपटीशन क्रिएट कर देता है ये, है ना। एंड दिस बिकम द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इन्वेजिव स्पीसीज कि रैपिड ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फंक्शन, ठीक, मतलब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इन्वेजिव स्पीसीज की जल्दी जल्दी से क्या करते हैं, रैपिड ग्रोथ और रिप्रोडक्शन करते हैं। मान लीजिए कोई ऐसी स्पीसी है अमेरिका से जो रिप्रोड्यूस ही नहीं कर रही, ज्यादा जल्दी रिप्रोड्यूस ही नहीं कर रही, तीन चार ये बनाई रही, तो ये खतरनाक नहीं है, ये इन्वेजिव स्पीसी नहीं कहलाई जाएगी, क्योंकि ये क्या है, जल्दी से नहीं फैल रही है। पर कुछ स्पीसीज होती है एक बार लगा डाला उनको तो बहुत जल्दी फैलती है, ठीक है। लैक ऑफ नेचुरल प्रीडेटर, प्रीडेटर कभी नहीं होते तो फिर दैट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम, है ना। दैट्स वाई नॉन नेटिव स्पीसीज जो होती हैं वो बड़ी भयंकर तरीके से इन्वेजिव स्पीसीज बनती हैं, राइट। हाई अडेप्टेबिलिटी, दे कैन थ्राइव इन ए वाइड रेंज ऑफ द एनवायरमेंटल कंडीशन और एग्रेसिव कंपटीशन, और दूसरी जो नेटिव स्पीसीज है वहां की जो स्पीसीज है उनके लिए कंपटीशन क्रिएट कर देगी। जैसे देखो ये वाला एक पौधा आपने देखा होगा, ये पौधा दिखने में कितना अच्छा लग रहा है, ठीक है। इसका नाम है वाटर हाइसेंट, ठीक है, हाइसेंट, राइट, वाटर हाइसेंट। ये पौधा बहुत अच्छा लग रहा है ना। अब दिखने में इतना अच्छा लगता था तो अंग्रेजों ने क्या करा, ब्रिटिशर्स जो थे ना, उन्होंने कहा कि इसको हम साउथ अमेरिका से लेकर आएंगे। ये साउथ अमेरिका का पौधा है, ठीक है। तो साउथ अमेरिका से इसको लेकर आ गए यहाँ पर, और साउथ अमेरिका से जब लेकर आए इसके अंदर तो आप देखेंगे इसका प्रीडेटर और ये सब चीजें तो नहीं लेके आए, और ये यहाँ पर आया तो इसको एक बहुत अच्छा एडॉप्टेबिलिटी मिल गई भारत के अंदर। और ये पानी में कुछ इस तरह से, जैसे ये यहाँ पर आया भारत के अंदर तो इसका जो नेचुरल एटमॉस्फेयर था वो उसको नहीं मिला, मतलब इसके प्रीडेटर्स होंगे कुछ, इसके ऊपर मान लो मूथ वूथ लग जाती होंगी, राइट, लटे जो होती है वो खा जाती है प्लांट को, है ना, वैसे कुछ प्रीडेटर इसके होंगे। बट इसके अंदर वो प्रीडेटर जो था वो हम नहीं लेकर आए, और एज ए रिजल्ट आप देखेंगे इतने ज्यादा फैल जाते हैं, देखो ऐसे फैल जाते हैं। अब जब इतने सारे ये लोग उगेंगे तो आप देखो कितना, एक तो है ना ये पूरा का पूरा नदी हुआ करता था किसी समय में, ये नदी था, नदी के ऊपर देखो ये बोट भी है, ये बताने के लिए कि ये यहाँ पर नदी था, राइट। तो दिखने में अच्छे लगते थे इसलिए हम लेकर आए, अंग्रेज लोग लेकर आए, पर ये इस तरह से फैल गया आके। और इस तरह से फैल जाएंगे तो आप देखेंगे पूरा का पूरा जो वाटर बॉडी का इंटरेक्शन है विद द एटमॉस्फेयर वो बिल्कुल उन्होंने बंद कर दिया, और बहुत ही गंदी तरीके से देखो ऐसे फैलते हैं। अब ऐसे फैलेंगे तो भाई नीचे जो होगा, जो सनलाइट जाती थी, है ना, ऊपर से सन का इंटरेक्शन था वाटर बॉडी के अंदर, वो नहीं हो पाएगा, है ना, जो एयर जाती थी वो नहीं हो पाएगा, डिजोल्व ऑक्सीजन जो होगी वाटर के अंदर वो बहुत कम हो जाएगी, और दैट विल क्रिएट ए प्रॉब्लम फॉर द मैराइन इकोसिस्टम, पूरा मैराइन इकोसिस्टम ये खराब कर देगा। प्लस इतना सारा फैल रहा है तो दूसरों को नहीं फैलने देता ये, है ना, दूसरों का खाना खा जाएगा, दूसरों की सब चीजें खा जाएगा ये, राइट। एक बहुत ही एग्रेसिवली कंपटीशन करेगा, ठीक है। तो देखो स्टार्टिंग में तो बहुत मजा आया कि भाई देखो कितना अच्छा प्लांट लगाया, वाओ कितना अच्छा लग रहा है दिखने में, पर लास्ट में जाकर उन्होंने इस तरह से यहाँ पर इस तरह से फैल गए ये लोग। तो आप देखो वाटर हाइसेंट अ प्रॉब्लमेटिक इन्वेजिव स्पीसीज, नेटिव है साउथ अमेरिका की, भारत के अंदर लाए थे ब्रिटिश रूल के दौरान, ठीक है। पर्पल कलर का फ्लावर इनको बहुत पसंद आया, पर पर्पल कलर के फ्लावर ने क्या यहाँ पर तबाही मचाई है हम देखें। While the water hyacinth aesthetic appeal made it popular initially, स्टार्टिंग में तो बहुत बड़ा लगा कि यार पर्पल कलर का फ्लावर पहली बार देखा है। इट्स इन्वेजिव नेचर हैज टर्न्ड इट इनटू ए मेजर इकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक चैलेंज, एक बहुत बड़ा चैलेंज अपने सामने आ गया। एकदम से ग्रोथ कर देते थे, रैपिड ग्रोथ एंड स्प्रेड, सनलाइट को ब्लॉक कर दी, ऑक्सीजन लेवल को रिड्यूस कर दिया, और आप देखेंगे दैट विल क्रिएट ए बिग प्रॉब्लम। अब ऐसे क्या करें, अब ये तो फैल गए एकदम से और इनको अब कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है, और इनको अगर हटाते हैं तो लोगों को कोई ऐसा इंसेंटिव मिलता नहीं है कि भाई इनको हटाने से कोई मजा आ जाएगा उनको, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम ये आ गई कि ये देखो कितने सारे ये एकदम से उग गए हैं, राइट। और वाटर हाइसेंट के कारण क्या होगा, पूरा का पूरा मराइन इकोसिस्टम जो होगा वो पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। तब लोगों ने सोचा क्या करें भाई इनका, तो एक बंदा था, ठीक है, वेस्ट बंगाल के अंदर, उसने क्या करा, वो एक एनवायरमेंटलिस्ट था, उसको बड़ा दुख होता था ऐसा देख कर कि यार ये देखो, और लोग इनको हटाते भी नहीं है, अब हटाएंगे नहीं, हटाएंगे क्यों, उनको कोई लेबर फ्री में तो लेबर करेंगे नहीं। तो उसने सोचा कि यार क्यों ना इनके ना जड़ जो होती है, ठीक है, जो इसके स्टेम्स होते हैं, स्टेम्स और जड़, है ना, उनसे हम बास्केट बनाने लग जाते हैं। और वो देखो इस तरह की बास्केट्स ये बनाने लग गए, है ना। अब क्या करें भाई, ये स्पीसीज इतनी बुरी तरह से फैल रही है तो हमें कुछ करना पड़ेगा। और यहाँ पर देखो एक तरह से ये जो उसके स्टेम्स होते हैं ना,
इनके सुखाकर इस तरह से ये हो जाते हैं, ठीक है, कुछ इस तरह से ये हो जाते हैं, राइट। और इस तरह से हो जाते हैं तो इसकी बास्केट्स, ऐसी बास्केट्स बनाने लग गया। और आप देखेंगे यहाँ पर पूरे बंगाल के अंदर इन्होंने क्या करा, इन्होंने एक बास्केट्स बनाने का कॉटेज इंडस्ट्रीज खोलने लग गया, बहुत सारे लोग इससे एम्प्लॉयमेंट मिला। तो फिर इनका ऐसा करना पड़ता है, कोई तिकड़म दिखानी पड़ेगी, लोगों को बोलना पड़ेगा, कुछ इसका इस तरह का यूज भी करना पड़ेगा अपन को, तब जाके, नहीं तो इन्वेजिव स्पीसीज जो होती हैं वो बड़ी खतरनाक होती हैं। अब लोग बागों को जब मजा आने लगा कि भाई हाँ देखो इतनी अच्छी अच्छी बास्केट्स बना रहे हैं इससे, तो सब लोग जब क्या करेंगे, इस वीड को सब लोग क्या करने लग जाएंगे, हटाने लग जाएंगे, और हटा के बास्केट बनाने लग जाएंगे। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। तो इस तरह के इसके क्या होता है, इसके इस तरह के फंक्शंस भी कर सकते हैं अपन, ठीक है, बट ये बड़े डेंजरस होते हैं। किस तरह से इन्वेजिव स्पीसीज, कुछ कुछ करेक्टरिस्टिक्स है जो आपको याद करनी है, जैसे रैपिड ग्रोथ होता है इनका, है ना, रिप्रोडक्शन बहुत तगड़ा वाला होता है, एब्सेंस ऑफ प्रीडेटर होता है, तो ये बहुत बढ़िया काम करने लग जाते हैं, ठीक है। अब देखो ऐसे ही देखो एक तरह से, एक ये वाला देखो, प्रिकली पियर। प्रिकली पियर जो था ना, ठीक है, वो एक एडिबल फ्रूट है, राइट। बट इसका ये है कि ये बहुत जल्दी फैलता है। तो ये है ना, ऑस्ट्रेलिया में लाया गया था, राइट, ऑस्ट्रेलिया के अंदर लाया गया था इन 1788। कहीं से ऑस्ट्रेलिया के अंदर लाकर लगाया गया था कि यार ये अच्छा दिखता है, दिखने में भी अच्छा है, और ये एक तरह से क्या है, एक तरह से एडिबल फ्रूट की तरह है, फ्रूट भी खाएंगे भी इसको आराम से। तो प्रिकली पियर को जैसे यहाँ पर लगाया गया ना, तो आप देखेंगे प्रिकली पियर एकदम से ऑस्ट्रेलिया के अंदर बहुत ज्यादा हो गया, ऐसा हो गया तो लोगों के घरों के आगे तक आ गया था, ठीक है, इतना जल्दी फैलने लग गया ये। इस क्योंकि इसको जब लाए थे ऑस्ट्रेलिया के अंदर, इसको लाए थे, तब इसके साथ इसके प्रीडेटर को नहीं लाए। इसका प्रीडेटर ये लट है ना, ये इसकी प्रीडेटर है, मोथ। समझ में आ रहा है। तो फिर अब ऑस्ट्रेलिया के अंदर जहां से ये लाए थे ना, फिर पहले फिर वो मोथ लानी पड़ेगी, तब जाकर कंट्रोल में आएगा। नहीं तो इसकी तो बहुत तगड़ी स्टोरी है, इसके अंदर लोगों के घरों के बाहर पूरे के पूरे प्रिकली पेयर ही प्रिकली पेयर होने लग गए, खा लो भाई कितना एडिबल फ्रूट्स खा रहे हैं, इतना तगड़ा ये फैल गया। ये एग्जांपल्स क्यों बता रहा हूँ, दिस एग्जांपल डायरेक्टली कम इन द एग्जामिनेशन। वाटर हाइसेंट का एग्जांपल एग्जामिनेशन में आ चुका है, ठीक है, सिर्फ कॉन्सेप्ट नहीं है, अब एग्जांपल से भी अपन को याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। तो देखो कैक्टोब्लास्टिक्स, कैक्टोरम मोथ, ये जो मोथ है फिर उसको लाना पड़ा, फिर इसने इसको खाया, और फिर जाकर ये कंट्रोल में आया, राइट। नहीं तो ये तो भाई इसके अंदर जब ये मोथ नहीं थी तब तो ये तो बिल्कुल ऐसे बिल्कुल बुरी तरह से फैल रहा था, और ऑस्ट्रेलिया के अंदर बहुत ही ज्यादा नुकसान यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। जैसे एक और मैं आपको इनवेजिव स्पीसीज बताता हूँ, गैम्बूशा एफिनीज। गैम्बूशा एफिनीज अभी न्यूज में भी थी, ठीक है। ये इनवेजिव स्पीसीज क्या करती है, ये इनवेजिव स्पीसीज दूसरे लोगों के अंडे खा जाती है। ये एक फिश है, ये दूसरे लोगों के अंडे खा जाएगी। अब दूसरे लोगों के अंडे ये खा जाएगी, ठीक है, तो अगर आप देखेंगे इसके अंदर, जैसे बहुत सारे लोगों के अंडे खा गई ये, क्यों, क्योंकि फिर अंडे, दूसरे लोगों के अंडे कंपटीशन देते हैं इनके अंडों को। अब ये आती है देखो, ये क्या कर रही है, ये एकदम से बहुत सारे बच्चे पैदा कर रही है, अंडे अंडे पैदा कर रही है, अब दूसरे के अंडे भी हैं, वो भी कुछ यूज करेगा रिसोर्सेज को, तो इनको खा जाएंगी, जिससे हमारे अंडे सस्टेन रहे, दूसरों के अंडे को खा जाएगी, मतलब दूसरों के बच्चों को खा जाती है, ऐसी डायन है ये गैम्बूशा एफिनिस। समझ में आ रहा है। तो ये एक इन्वेजिव स्पीसी है, राइट, गैम्बूशा एम्बिनिस, तो एफिनिस। तो अब क्या करें भाई, ये तो बहुत बुरी तरह से, तो हमने कहा कि यार इसका 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 काम क्या है, ये अंडों को खा जाती है। तो हमने इसको उस जगह डाल दिया, उस वाटर के अंदर डाल दिया, इस फिश को छोड़ दिया जहाँ पे बहुत सारे मच्छर हुआ करते हैं, डेंगू के मच्छर, मलेरिया के मच्छर। और फिर ये फिश क्या करेगी, इन डेंगू मलेरिया के मच्छरों को खा जाएगी, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने अभी डेंगू मलेरिया से बचने के लिए इन फिशेस को अपने वाटर के अंदर छोड़ा है, ठीक है, वाटर बॉडीज के अंदर छोड़ा है। तो इन फिशेस का जो नेचर है उसको किसी तरह से हमको यूज करना पड़ रहा है, ठीक है। इन्वेजिव स्पीसीज का नेचर, जैसे हमने कहा वाटर हाइसेंट, उसके अंदर हमने कहा कि किस तरह से बास्केट्स बनाने लग गए, कॉटेज इंडस्ट्री डेवलप करने लग गए, राइट। इसी तरह से गैम्बूशिया एमवे एफिनिश नाम की जो फिश है, जिसको मॉस्किटो फिश भी रहते हैं, इज वाइडली यूज एज ए बायोलॉजिकल एजेंट फॉर कंट्रोलिंग मॉस्किटो लार्वा, ठीक है। तो इस तरह के भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि भाई हमेशा ये जो इन्वेजिव स्पीसीज है वो नेगेटिव ही होती हैं कि, हमेशा ऐसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन, नहीं, उसको पॉजिटिव भी अपन यूज कर सकते हैं। फिश की देखो हाई ब्रीडिंग कैपेसिटी है, बहुत जल्दी ये ब्रीड करती है, राइट। तो बहुत सारे अंडे ये पैदा कर देती है, तो ये क्या होता है, कंपीटिंग फिश जो होते हैं और फ्रॉग के टेडपोल्स जो होते हैं, अंडे जो होते हैं उसको खा जाती है एक ऐसी फिश। तो ये तो बहुत खतरनाक फिश है,
ये तो पूरा इकोसिस्टम खा जाएगी। बट इस फिश को भी हम फिर यूज करने लगे, जैसे आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट रिलीज गैम्बूशिया फिश इनटू स्टेट्स वाटर बॉडीज टू कॉम्बैट मॉस्किटो बॉर्न डिजीजेस लाइक मलेरिया एंड डेंगू। सन मारी, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरी। तो जहां पर भी मच्छर ज्यादा होते हैं वहां पर इस फिश को छोड़ देंगे तो ये मच्छर के सारे अंडों को क्या करेगी, ये फिश खा जाएगी। तो हम ऐसे भी इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम देखो स्पीशीज पढ़े, स्पीशीज के अंदर हम कीस्टोन स्पीशीज समझा, हमने इनवेजिव स्पीशीज समझा, और तीसरा जो हमने स्पीशीज समझा दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज इंडिकेटर स्पीशीज समझा, और इनवेजिव स्पीशीज हमने समझा। तो ये स्पीशीज हमने इसके अंदर समझ लिए, टाइप ऑफ स्पीशीज हमने ये समझा था सबसे पहले, स्पीशीज क्या होता है, ठीक है। फिर हमने पॉपुलेशन समझा था, कम्युनिटी समझा था, फिर हमने इस तरह से टाइप्स ऑफ स्पीशीज समझा। आई होप दिस इज क्लियर। चलिए तो वापस हम आ जाते हैं उसी चीज पे जहां से हमने स्टार्ट करा था, दैट इज इकोसिस्टम। इकोसिस्टम हमने समझे, सबसे पहले समझा था इकोसिस्टम क्या है, इंटरेक्टिंग है, ठीक है, इंटरेक्ट कर रहे हैं हम, राइट। जब इंटरेक्शन हो जाता है बिटवीन व्हाट, बिटवीन द बायोटिक और नॉन बायोटिक कंपोनेंट, देन इट इज नोन एज व्हाट, देन इट इज नोन एज इकोसिस्टम, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। तो इकोसिस्टम के ना बच्चों दो कंपोनेंट होते हैं। अगर हम कंपोनेंट देखेंगे इकोसिस्टम के तो बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट, दो तरह के कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। ये पिक्चर देखो, जैसे यहाँ पर देखो ये हिरन है, हिरन इज इंटरेक्टिंग विद द व्हाट, विद द प्लांट, ठीक है, विद द सनलाइट, विद द एनर्जी, ठीक है। सन मारा विद द टेम्परेचर। तो ये टेम्परेचर हो गया, सनलाइट हो गया, सॉइल हो गया, राइट। इनसे जब इंटरेक्ट कर रहा है तो दिस आर द अबायोटिक कंपोनेंट, जिसके अंदर कोई लाइफ नहीं है। अबायोटिक मतलब दिस दैट डज नॉट हैव लाइफ, जिसके अंदर लाइफ नहीं है, दैट इज नोन एज अबायोटिक कंपोनेंट। और बायोटिक कंपोनेंट जिसके अंदर लाइफ है, जैसे प्लांट इज ए बायोटिक कंपोनेंट। अगर मान लो डियर जो है किसी किसी से इंटरेक्ट करता है, किसी और से इंटरेक्ट करता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे सलमान खान आ जाता है और सलमान खान इंटरेक्ट कर रहा है डियर से, इसको मार दिया सलमान खान ने, राइट। तो ये इंटरेक्शन ही कहलाया जाएगा, ये भी इंटरेक्शन कहलाया जाएगा। ये मतलब दो बायोटिक के बीच में इंटरेक्शन। आर यू गेटिंग दिस वन? ये भी दो बायोटिक के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, राइट। बट सनलाइट जब इसके ऊपर पड़ रही है तो दैट इज अबायोटिक कंपोनेंट के साथ इंटरेक्शन। तो इकोसिस्टम का मतलब यही है ना कि आपकी सराउंडिंग जो है, जैसे हमारे सराउंडिंग जो है उन सब का आपस के अंदर इंटरेक्शन हो। लिविंग लिविंग का भी हो सकता है, लिविंग नॉन लिविंग का भी हो सकता है, सबका होना चाहिए इंटरेक्शन आपस के अंदर। दैट सिस्टम इज नोन एज व्हाट, इकोसिस्टम। उस सिस्टम को हम इकोसिस्टम बोलेंगे। और इकोसिस्टम के अंदर बायोटिक और नॉन बायोटिक कंपोनेंट होते हैं। और फर्दर अगर हम डिवाइड करें कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम को, तो अबायोटिक कंपोनेंट के अंदर फिजिकल फैक्टर्स, ठीक है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। बायोटिक कंपोनेंट के अंदर प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर्स, ये सब चीजें हमको पढ़नी, राइट। एक एक करके इन सारी चीजों को हम समझेंगे। और अगर इसका फर्दर क्लासिफिकेशन करें बायोटिक कंपोनेंट का, देखो फिजिकल फैक्टर्स के अंदर आता है टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, लाइट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के अंदर आता है, अबायोटिक में भी तीन तरह से क्लासिफिकेशन कर रखा है फिजिकल फैक्टर, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, जिसके अंदर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जैसे वाटर हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया। और ऑर्गेनिक सब्सटेंस मतलब इट इज ए कंपाउंड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, दैट इज ऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक के अंदर देखेंगे हम, प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, लिपिड हो गया, राइट। और फिर यहाँ पर देखेंगे प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर्स। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स, ठीक है, सबको ये समझ में आ रहा है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम के अंदर हम देखें बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट पढ़ने हैं, और एक एक करके इन सब चीजों को अपन को समझना है, ठीक है। कुछ अबायोटिक कंपोनेंट अभी अपन पढ़ लेंगे, ठीक है, कुछ अबायोटिक कंपोनेंट थोड़े दिनों बाद पढ़ेंगे अपन, ठीक है। दैट इज हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड, ठीक है। एक तरह से हमको जैसे जैसे हमारे, हम आपको देखो एक साथ सब कुछ नहीं बता सकते। जैसे इकोनॉमिक्स में पढ़ाई थी तो मैंने कुछ चीजें आपको पहले पढ़ाई थी, फिर कुछ चीजें बाद में पढ़ा थी, ठीक है। इसी तरह से एनवायरनमेंट का भी चलेगा, बिकॉज एनवायरनमेंट भी बड़ा साइंटिफिक सब्जेक्ट है, ठीक है। तो बच्चों हम कह रहे हैं कि इकोसिस्टम मतलब इंटरेक्शन, एक इंसान दूसरे इंसान से इंटरेक्ट कर रहा है, इंसान पानी पी रहा है तो पानी से इंटरेक्ट कर रहा है, सनलाइट से इंटरेक्ट कर रहा है, राइट। ये इंटरेक्शन जो है दैट फॉर्म ए सिस्टम, दैट इज नोन एज इकोसिस्टम। अब इस इंटरेक्शन के अंदर बायोटिक कंपोनेंट भी हो सकते हैं, बायोटिक कंपोनेंट भी हो सकते हैं, आप सबको पता है। और अबायोटिक कंपोनेंट जिसके अंदर मतलब जिसके अंदर लाइफ नहीं है, जैसे टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, लाइट, इसमें लाइफ नहीं है ना, वाटर, ऑक्सीजन, ये लाइफ नहीं है ना। पर यहां पर देखेंगे प्रोड्यूसर, प्लांट में लाइफ है, ठीक है, खाने वाले में लाइफ है, हम में लाइफ है। इनको प्रोड्यूसर, कंपोजर का, कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर्स, ठीक है, ये सब लोग होते हैं, इनके अंदर लाइफ है, दैट्स वाई दिस इज नोन एज बायोटिक। इसलिए इनको हमने बायोटिक कंपोनेंट बोला है। दिस इज नोन एज व्हाट, दिस इज नोन एज बायोटिक। और ये इसलिए अबायोटिक है बिकॉज इनके अंदर लाइफ नहीं।
और ये अबायोटिक कंपोनेंट उतने ही इंपॉर्टेंट है बच्चों जितने कि बायोटिक कंपोनेंट। जैसे हमने कहा था शेर है, शेर जंगल का राजा है, बट उसको फिर भी सनलाइट तो चाहिए ही चाहिए। अगर सनलाइट नहीं होगी तो सनलाइट नहीं होगी तो पेड़ जो होंगे वो खाना नहीं बनाएंगे, पेड़ खाना नहीं बनाएंगे तो डियर खाना नहीं खाएगा, और डियर खाना नहीं खाएगा तो शेर किसको खाएगा? समझ में आ रहा है? तो शेर अगर हम देखें तो किसी तरह से पेड़ पे भी डिपेंडेंट है इनडायरेक्टली, थ्रू डियर पेड़ पे डिपेंडेंट है। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। तो यहाँ पर देखो ये सब चीजें जो होती हैं, ये जो अबायोटिक कंपोनेंट है दैट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये सूरज चमकना बंद कर देना कल को, तो भैया सब कुछ खत्म, है ना? प्लांट ने खाना नहीं बनाया, डियर ने खाना नहीं खाया, और ये शेर जो जंगल का राजा था वो मर गया। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आइए पहले हम सनलाइट को ही पढ़ लेते हैं, व्हाट इज सनलाइट, है ना? सनलाइट इज ऑल्सो वन ऑफ द व्हाट वन ऑफ द अबायोटिक फैक्टर। ये जो सनलाइट है वो अबायोटिक फैक्टर। अगर हम देखेंगे धरती के ऊपर ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी है ना, जिससे आप मैं चल रहे हैं, ठीक है, जिससे कोई भी सिस्टम चल रहा है इस धरती के अंदर, कहीं से भी एनर्जी आ रही है, ठीक है, दैट इज व्हाट, दैट इज सन। वो सन है। सन से एनर्जी आती है और यही एनर्जी फिर क्या है, पूरा का पूरा इकोसिस्टम को चला रही है, पूरी पूरी जनरेशन्स को चला रही है, पूरे पूरे खाने को चला रही है। पूरा खाना इससे ही बनता है साहब, सब इससे ही खा रहे हैं। अगर ये चमकना बंद कर देना किसी दिन सूरज, तो सब कुछ खत्म। तो सन इज द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी इन दिस वर्ल्ड। ठीक है, इस यूनिवर्स के अंदर सन ही एक सोर्स ऑफ एनर्जी है, मतलब इस यूनिवर्स तो ना बोलूं मैं, इस सोलर सिस्टम के अंदर, ठीक है, सन ही एक सोर्स ऑफ एनर्जी है। शनि मार्स के ऊपर रोशनी करेगा, मरकरी के ऊपर रोशनी करेगा, अर्थ के ऊपर रोशनी करेगा, सन ही करेगा वो। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो सन की एनर्जी से क्या होता है, सन की एनर्जी को यूज करके कुछ लोग जो है ना वो बना लेते हैं खाना। ठीक है, एक तरह से फूड बना लेते हैं, और इस फूड को खाते हैं दूसरे लोग, और उससे सिस्टम यहाँ पर बनता है। आई होप दिस इज क्लियर। इस फूड को खा गए दूसरे लोग, और इन दूसरे लोगों को खाएंगे तीसरे लोग, और इस तरह से सबके अंदर फूड पहुंचता है। ठीक है, तो फूड बनाने का काम जो करता है दैट इज व्हाट, दैट इज द कोई एक जो है एक आप देखेंगे ऑर्गेनिज्म करता है। ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिज्म बोल दो उसको, ठीक है, और कहें कि हम इसको, इसका नाम होता है प्रोड्यूसर। मतलब प्लांट्स होते हैं ना, वो फूड बनाते हैं ना, और उस प्लांट के फूड के ऊपर ही सारे ऑर्गेनिज्म जो है वो डिपेंडेंट रहते हैं। ठीक है, प्लांट के फूड के ऊपर ही सारे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो डिपेंडेंट। प्लांट इज नॉट द ऑर्गेनिज्म, ठीक है, बट प्लांट जो होते हैं दैट आर नोन एज प्रोड्यूसर, और उन प्रोड्यूसर के ऊपर ही हम भी जो हैं उसके कारण ही आज जिंदा है। अगर मान लीजिए सन से प्लांट ने कहा कि मैं फूड बनाना छोड़ देता हूं, तो दैट विल क्रिएट ए प्रॉब्लम। देखो यहाँ पर सनलाइट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, ये शेर है, और आप देख रहे हैं कि ये हिरन जो है, हिरन हिरन को खाता है शेर, बट हिरन भी तो प्लांट को खा रहा है। और प्लांट ने फूड जो बनाया, ये प्लांट ने अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करी है, वो कैसे करी है? वो करी है सन के थ्रू। सन ने इसको एनर्जी दी है, इसी एनर्जी को यूज करके प्लांट ने क्या कर दिया, प्लांट ने फूड बना दिया। एनिमल कैन नॉट यूज, नो, एनिमल कैन नॉट यूज सोलर एनर्जी डायरेक्टली टू मेक द फूड। फूड तो प्लांट ही बनाएगा। ये ध्यान रखो भाई साहब, इस संसार के अंदर जो भी खाना बना रहा है ना, वो है प्लांट। ठीक है, वो है पेड़, पेड़ जो है ना वो खाना बना रहा है। ठीक है, तो ये जो है प्रोड्यूसर जो है इस संसार के अंदर खाने बनाने वाले, वो है पेड़, प्लांट्स। ठीक है, ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो सनलाइट को ऑब्जर्व करके यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर फूड बनाते हैं, इसी फूड को सब खाते हैं। क्यों सर, हमारे घर में तो मम्मी भी बनाती है फूड। तो भैया मम्मी फूड तो बनाती है, बट यहाँ पर देखो मम्मी फूड बनाने के लिए मम्मी को वीट चाहिए होगा, वो कहाँ से लाएगी? वीट विल बी टेकन फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स। राइस लाएगी, वो कहाँ से लाएगी? वेजिटेबल लाएगी, कहाँ से लाएगी? इन प्लांट से ही मिलेगी। ठीक है, हम खाना नहीं बनाते हैं, हम तो भाई एक तरह से ये जो फूड है उसको प्रोसेस कर रहे हैं, जो बना हुआ खाना है उसको प्रोसेस कर रहे हैं, आटे को पीस कर उसको लगा मतलब बनाकर फिर खा रहे हैं रोटी। हम प्रोसेस करने वाले हैं। फूड तो कोई और ही बना रहा है, फूड बना रहा है प्लांट, और वो कैसे बना रहा है? सनलाइट से। तो सनलाइट की एनर्जी किसके अंदर जा रही है? प्लांट के अंदर जा रही है, और उस एनर्जी को हम खा रहे हैं व्हीट राइस वेजिटेबल की फॉर्म के अंदर। उस एनर्जी को शेर भी खा रहा है। कैसे खा रहा है शेर?
शेर ऐसे खा रहा है कि डियर उसको खाता है, इसको डियर खा रहा है और डियर को शेर खा रहा है। तो प्लांट के अंदर जो एनर्जी आई सन के थ्रू, राइट, उसको डियर ने लिया, और डियर के अंदर जो एनर्जी आई प्लांट के थ्रू उसको लिया शेर ने। और कोई सिस्टम नहीं है भाई एनर्जी प्रोड्यूस करने का। हाँ, अगर तुम समुद्र के बहुत नीचे चल जाओ तो कुछ ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो कि क्या होते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, बट वो बहुत कम है। वो 0.0, अगर मान लो 100 एनर्जी प्रोड्यूस होती होगी इस संसार के अंदर, ठीक है, तो 99.9% एनर्जी जो है दैट इज गिवन बाय द सन, और 0.1% आप समझ सकते हैं कि केमिकल से बन सकती है, केमियोसिंथेसिस इसको बोलते हैं। तो ये तो बिल्कुल क्लियर बात है कि भैया देखो, अगर मान लीजिए जो इस संसार के अंदर खाना बना रहा है ना, दे आर द व्हाट, दे आर द ग्रीन प्लांट्स। वो ही खाना बना रहे हैं, है ना, मतलब प्लांट्स का मतलब ट्रीज भी हैं, राइट, समझ रहे हैं आप, ग्रीन जो है ना सिस्टम, ठीक है, वो इसके अंदर खाना बना रहा है। और उसी खाने को हम खा रहे हैं, उसी खाने को डियर खा रहा है, और उसी खाने को इनडायरेक्टली शेर खा रहा है। हम डायरेक्टली सनलाइट को यूज करके खाना नहीं बना सकते। शेर को सनलाइट दे दो, ये खाना थोड़ी ना बना देगा अपने लिए, राइट। हमें सनलाइट दे दो तो हम खाना थोड़ी ना बना लेंगे अपने लिए, व्हीट राइस बना रहे हैं हम, ऐसा थोड़ा ना कर सकते हैं। जो ओनली थिंग दैट कैन मेक द फूड इज द ग्रीन प्लांट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। फरिया, और ये ग्रीन प्लांट कैसे बना रहे हैं, ये इससे बना रहे हैं, सन के थ्रू बना रहे हैं। तो सनलाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर हो गया ना, एक बहुत इंपॉर्टेंट अबायोटिक कंपोनेंट हो गया सनलाइट। सनलाइट को यूज करके ग्रीन प्लांट फूड बना रहे हैं, ठीक है, और उस फूड को खा रहा है सिस्टम, ठीक है, और सिस्टम के अंदर एनर्जी का फ्लो हो रहा है, और इससे इकोसिस्टम बन रहा है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहां तक सबको क्लियर है। तो यहां पर अब अपन सनलाइट के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, प्लांट यूज सोलर एनर्जी डायरेक्टली फॉर द फोटोसिंथेसिस एंड द फूड प्रोडक्शन। एनिमल कैन नॉट यूज सोलर एनर्जी डायरेक्टली। एनिमल्स जो है सोलर एनर्जी को डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। Therefore, they obtain it indirectly by eating the plant or the animal or both. समझ में आ रहा है? तो शेर को अगर प्लांट की एनर्जी चाहिए, शेर ने कहा कि यार भाई मैं क्या करूं, प्लांट ने सारा खाना बनाया, प्लांट ने अपने फॉर्म के अंदर, मैं तो प्लांट खाता ही नहीं हूं, अब मैं क्या करूं। डियर ने बोला भाई कोई दिक्कत नहीं है, मैं क्या करता हूं, मैं प्लांट को खाता हूं भाई तेरे लिए, और फिर तू मेरे को खा लेना। समझ में आ रहा है? तो डियर का भी इंपॉर्टेंट रोल है, डियर का रोल खत्म हो जाएगा तो फिर दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो सनलाइट का मतलब, सनलाइट डिटरमाइंस द टेम्परेचर ऑफ ऑल द प्लेसेस। सनलाइट का एक तो ये हो गया कि सनलाइट से फूड बनता है, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये हो गया, ये अबायोटिक कंपोनेंट है। हम एक एक करके सारे अबायोटिक कंपोनेंट पढ़ेंगे। अबायोटिक कंपोनेंट में सनलाइट अपन ने पढ़ा। सनलाइट क्या होती है, सन की जो एनर्जी होती है उससे फूड बनता है, और फूड को लोग खाते हैं, और पूरी की पूरी फूड चेन के अंदर जो प्रोसेस हो रहा है वो ऐसा हो रहा है, सन से बना फूड प्लांट से, अब इसको ही खाएगा, जो इसको खाएगा वो ही एनर्जी ले पाएगा। या तो ऐसा हो रहा है, और जो इसको खा गया उसको किसी ने खा लिया तो भी एनर्जी मिल जाएगी, इनडायरेक्ट भी हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम सब संसार के अंदर जो भी जीव जंतु हैं, जो भी जीव जंतु हैं, वो कहीं ना कहीं इन ग्रीन प्लांट्स के ऊपर ही डिपेंडेंट। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। देयरफॉर दे ऑब्टेन इट इनडायरेक्टली बाय ईटिंग द प्लांट्स और द एनिमल्स और द बोथ। दूसरा इंपॉर्टेंट ये है कि सनलाइट जो है ना, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। क्या करता है, ये एक तरह से ऐसा टेम्परेचर मेंटेन करता है, ऐसा टेम्परेचर देगा आपको जहां पर क्या होगा, जहां पर एक तरह से लाइफ बन पाएगी। अगर मान लो सन, अगर मान लो प्लांट ने कहा कि मैं बिन सनलाइट के भी वो फूड बना लेता हूं, मान लो ऐसा भी हो गया, मान लो किसी तरह से ऐसा अज्यूम कर लो कि फूड बनाने लग गया ये, तो फिर भी सनलाइट का इंपॉर्टेंस ये है बिकॉज ये एक ऐसा टेम्परेचर जनरेट कर देती है, ठीक है, जिससे कि लाइफ पॉसिबल है। अगर सन दूर हो जाए ना हमसे तो हमारे यहाँ पर लाइफ पॉसिबल नहीं हो पाएगी। जितना आप करीब हो सन के उतना अच्छा है आपके लिए, बिकॉज वो क्या है, वो आपको एक तरह से टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहा है, एंड टेम्परेचर इज वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर व्हाट, फॉर द सस्टेनेंस। जीव जंतु के रहने के लिए टेम्परेचर बहुत अच्छे से रिक्वायर्ड है। और सनलाइट है कि सन एक बल्ब जला रखा है और वो सब जगह रोशनी फैला रहा है, ठीक है, रोशनी फैला रहा है, उसी एनर्जी से सब यूज कर रहे हैं उसी एनर्जी को। ठीक है, जहां पर सन की एनर्जी कम पहुंचती है ना, वहां पे जीव जंतु भी कम होते हैं। आप देखें फॉर एग्जाम्पल, अगर हम देखें तो इक्वेटर के आसपास देखो, ये बड़े बड़े एनिमल्स इक्वेटर के आसपास ही मिलते हैं। अगर आप देखेंगे ट्रॉपिक्स के अंदर, ट्रॉपिक्स के अंदर बहुत कम, अगर हम देखेंगे डेंसिटी है एनिमल्स की, इंसान भी कम रहते हैं वहां पर, जानवर भी कम रहते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर क्या है अलग,
इक्वेटर से क्या है अलग, इक्वेटर के ऊपर सनलाइट पहुंचती है, वहां पर सनलाइट नहीं पहुंच पाती। तो वहां सनलाइट नहीं पहुंच पाएगी तो वहां पर जीवन भी नहीं हो पाएगा। तो जीवन के लिए सनलाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज सनलाइट एक ऐसा टेम्परेचर मेंटेन करती है जिससे क्या हो, जिससे कि जीव जंतु वहां पर उग सके, वहां पर ग्रो कर सके, वहां पे प्रोड्यूस हो सके। और ये सनलाइट ही है वही डिटरमाइन करेगी भाई। यहाँ पर आपने देखा है कि कोई आप कि पोल्स पे चले गए और वहां पे शेर, चीते, हाथी मिल रहे हैं? नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो टेम्परेचर मेंटेन ही नहीं हो पाया। तो ये सनलाइट की एनर्जी ये भी डिटरमाइन करेगी कि कहाँ पर कौन सा एनिमल मिलेगा, वो सनलाइट की एनर्जी के कारण ही डिटरमाइन होता है। तो दैट इज इकोसिस्टम के अंदर एनिमल्स होते हैं, ठीक है, इकोसिस्टम के अंदर इंटरेक्शन होता है बायोटिक। तो बायोटिक कंपोनेंट कहाँ कैसा होगा वो सनलाइट डिसाइड कर रहा है, वो अबायोटिक कंपोनेंट डिसाइड कर रहा है। समझ में आ रहा है? इतना इंपॉर्टेंस है अबायोटिक कंपोनेंट का, जितना बायोटिक का है उससे ज्यादा अबायोटिक का कंपोनेंट का ये है। बिकॉज अबायोटिक कंपोनेंट के कारण क्या हो सकता है कि अबायोटिक कंपोनेंट जो होगा वो बायोटिक कंपोनेंट्स को सस्टेन ही नहीं करने देगा। ऐसा भी हो सकता है, जैसे पानी है, पानी इज अबायोटिक कंपोनेंट। अगर पानी बहुत ज्यादा हो जाए, मान लीजिए बहुत ज्यादा पानी हो जाएगा तो मर जाओगे सारे, बहुत कम हो जाएगा तो भी मर जाओगे। तो बायोटिक कंपोनेंट जो, अबायोटिक कंपोनेंट जो है वो कंट्रोल कर रहा है ना पूरा बायोटिक कंपोनेंट। इनके ऊपर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं बच्चों। तो सनलाइट डिटरमाइंस द टेम्परेचर ऑफ ऑल द प्लेसेस विच इन टर्न्स डिसाइड द फ्लोरा एंड द फौना ऑफ द रीजन। एनर्जी आल्सो डिटरमाइन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन द एनवायरमेंट। ठीक है। तो सनलाइट ये टेम्परेचर, ऐसा टेम्परेचर मेंटेन करता है विच इफेक्ट द सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनिज्म। देखो, ट्रॉपिकल रीजन्स रिसीव मोर सनलाइट सपोर्टिंग डाइवर्स फ्लोरा एंड फौना, वाइल पोलर रीजन्स रिसीव लेस, और वहां पर इतनी ज्यादा वैरायटी हमको नहीं मिलेगी, इतनी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी हमको नहीं मिलेगी। वहां पर पोलर बियर मिल जाएंगे आपको, ठीक है, पर वहां पे शेर, चीते, हाथी, लायन, टाइगर, ये सब चीजें नहीं मिलेंगी, बिकॉज वहां पे सन की एनर्जी नहीं पहुंच पा रही। तो सन की एनर्जी इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। ठीक है, यही नहीं, धरती के ऊपर ही नहीं, टेरेस्ट्रियल रीजन के ऊपर ही नहीं, अगर आप देखेंगे तो समुद्र के अंदर भी जहां तक सन की एनर्जी पहुंचती है, जहां तक फोटिक जोन होता है, जहां तक एनर्जी पहुंच रही है ना, उसको फोटिक जोन बोल रहे हैं। अभी पढ़ेंगे उसको भी अपन। जहां तक एनर्जी पहुंच रही है सन की एनर्जी, वहां तक तो लाइफ अच्छी होती है, और डीप डाउन अगर हम देखें तो लाइफ बहुत कम है ना, नीचे जहां पर एनर्जी पहुंच ही नहीं रही, जो फोटिक जोन के अंदर नहीं आ रहा है। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो दैट्स हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि सनलाइट जो है वो समुंदर के अंदर भी ये डिसाइड करेगी कितने ऑर्गेनिज्म, कौन कौन ऑर्गेनिज्म रहेगा, राइट। और टेरेस्ट्रियल लैंड पे तो डिसाइड कर ही रही है किस तरह से डाइवर्सिटी होगी, कौन कौन से ऑर्गेनिज्म कहाँ कहाँ रहेंगे। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ठीक है, अगर हम देखेंगे, ये मान लीजिए अर्थ को इस तरह से हम मान रहे हैं, और ये इक्वेटर है ना, ये पोल्स हो गए, ये सन है, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, राइट, 23.5। तो सन यहाँ से लेकर यहाँ तक जाता है, बस ज्योग्राफी में आपने पढ़ा है, ऐसे ऐसे घूमता है सर, इधर नहीं जाता कि यहाँ पर आ रहा है, पोल से हाई कर रहा है, ऐसा नहीं होगा। पोल्स के ऊपर कभी भी सीधी लाइट नहीं पड़ती। तो जहां जहां सन की एनर्जी है ना, वहां वहां आप देखो तो लाइफ तो बहुत बढ़िया है, बहुत सारी डाइवर्सिटी है, शेर, चीते, हाथी, सब कुछ मिलेंगे यहाँ पर यहाँ नहीं मिलेंगी, इतनी डाइवर्सिटी यहाँ नहीं मिलेगी। तो दैट्स वाई सनलाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसी तरह से अगर हम देखें समुंदर के अंदर, ठीक है, मान लो समुंदर के अंदर है, ये मान लो समुंदर है, इसके अंदर अगर तुम जाओगे, राइट, तो एक यहाँ तक ही आपको लाइफ अच्छी मिलेगी, यहाँ तक ही फिश घूम रही है और यहाँ तक बन रही है, क्योंकि यहाँ तक सनलाइट पहुंच रही है, राइट। नीचे जो पानी है वहां पर आपको अच्छा नहीं मिलेगा, ठीक है, वहां पे इतनी डाइवर्सिटी नहीं मिलेगी, सेम रीजन। तो इस तरह से सनलाइट डिटरमाइंस करती है ना, कि कहीं की सनलाइट डिटरमाइन कर रही है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म कहाँ पे रहेगा। ठीक है, तो आप देखो, सनलाइट इन्फ्लुएंसेस द टेम्परेचर ऑफ द इकोसिस्टम विच अफेक्ट्स द सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ट्रॉपिकल रीजन्स रिसीव मोर सनलाइट, ट्रॉपिकल रीजन्स के अंदर ज्यादा सनलाइट होती है, इसलिए उधर डाइवर्स फौना और फ्लोरा होता है, राइट। जस्ट गिव ए मिनट, एक मिनट दीजिए, आई विल बी बैक।
चलिए, तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहाँ तक सबको क्लियर है। तो सनलाइट प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल है ना, सनलाइट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। आगे चलकर हम पढ़ेंगे भी किस तरह से सनलाइट जो होता है अलग अलग लेयर्स बना देता है ओशन के अंदर, ठीक है, जिसको बोलते हैं अपन स्ट्रैटिफिकेशन, थर्मल स्ट्रैटिफिकेशन। आगे चल के टर्म्स पढ़ेंगे। देखो हम बहुत बेसिक पढ़ रहे हैं बच्चों, और इस बेसिक से कब आप एडवांस में पहुंच जाओगे आपको पता नहीं चलेगा। दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस कोर्स, ठीक है। बेसिक बेसिक पढ़ते 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 सब कुछ समझ में आने लगे है, राइट। चलो आगे हम पढ़ते हैं। सनलाइट डिटरमाइंस द फोटिक जोन ऑफ द वाटर बॉडीज, ठीक है, सपोर्टिंग फोटोसिंथेसिस लाइक ऑर्गेनिज्म लाइक एल्गी। तो सनलाइट डिटरमाइन कर रही है वाटर बॉडी का कौन सा फोटिक जोन होगा। फोटिक जोन जहां तक सनलाइट पहुंच पाती है दैट इज नोन एज फोटिक जोन, जहां तक सनलाइट पेनिट्रेट कर पाती है। तो आप देखेंगे कोई भी ओशन के अंदर ऐसे तो नहीं नीचे तक सनलाइट पहुंच जाएगी भाई, किसी एक रीजन तक ही पेनिट्रेट कर पाएगी, ठीक है। दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज फोटिक जोन। और अफोटिक जोन जो कि डीपर जोन्स हैं, डीपर रीजन है, विदाउट सनलाइट सपोर्ट्स नॉन फोटोसिंथेसिस फोटोसिंथेटिक लाइफ फॉर्म्स, राइट। अब ये इंपॉर्टेंट फैक्टर हो गया, तो सनलाइट एक अबायोटिक फैक्टर हो गया, इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कि फंडामेंटल है, लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्थ के ऊपर अगर लाइफ है तो उसके कारण जो है वो सनलाइट ही है, राइट। तो हम ये तो समझ गए कि भाई सनलाइट कैसे इंपॉर्टेंट होता है। अब आगे हम समझते हैं कि टेम्परेचर, टेम्परेचर आल्सो प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल, है ना। और टेम्परेचर कहाँ से आ रहा है, टेम्परेचर बन रहा है सनलाइट से, ठीक है। तो टेम्परेचर पढ़ने से पहले मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज समझाता हूँ कि हमारे जो संसार है इसके अंदर दो तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं। एक होते हैं बच्चों वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिज्म, आपने सुना होगा ना, गर्म खून होता है जिनका, ठीक है। और एक होता है कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इसको चलो हम वार्म ब्लड को अपन समझते हैं, फिर कोल्ड ब्लड को भी समझेंगे क्या होता है। आप ऐसे देखो कि मान लो कि अगर जैसे वार्म ब्लडेड के एग्जांपल अगर हम देखो ना, तो इंसान इज द वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिज्म। अगर मैं मान लो आपको उठाकर शिमला में फेंक दूं अभी, ठीक है, आप शिमला में अभी, शिमला में कितनी ठंड होगी, पर कितनी भी ठंड हो आप मर तो नहीं जाओगे, है ना, आप सस्टेन कर पाओगे। आई होप यू आर गेटिंग दिस, ठीक है, आप सस्टेन कर लोगे, राइट। बट अगर मैं स्नेक को उठाकर अगर मैं मान लो शिमला में डाल दूं ना, तो स्नेक मर जाएगा। ये क्या हुआ, फ्रॉग को अगर मैं बहुत ठंड में डाल दूं ना तो फ्रॉग भी मर जाएगा। या फिर स्नेक को उठाकर मैं मान लो बहुत गर्मी में डाल दूं, गर्मी में, तो गर्मी में तो पक्का पक्का मर जाएगा स्नेक। फ्रॉग को उठाकर अगर गर्मी में डाल दूं तो फ्रॉग की स्किन फट जाएगी, फट जाएगा वो फ्रॉग, अगर मैं थोड़ी देर धूप में रख दूं तो उसको। अगर फ्रॉग को बहुत ज्यादा ठंड में रख दूं तो भी मर जाएगा, स्नेक भी मर जाएगा। पर हम नहीं मरते। बर्ड्स जो होती है ना, बर्ड्स बर्ड्स नहीं मरती। मैमल्स होते हैं, मैमल्स नहीं बनते, क्योंकि मैमल्स के अंदर, मैमल्स मतलब हम लोग भी मैमल्स ही हैं। मैमल्स के अंदर क्या होता है, मैमल्स के अंदर एक सिस्टम बना के दिया है भगवान ने, प्रकृति। प्रकृति ऐसे कहती है कि भाई तुम कितने भी ठंड में चल जाओ, तुम कितने भी गर्मी में चल जाओ, तुमको मरने नहीं देंगे हम, क्योंकि तुम हो वार्म ब्लडेड। तुम कैसे हो, वार्म ब्लड के हो। वार्म ब्लड के मतलब क्या होता है, वार्म ब्लड का मतलब ये है कि आपका जो है ना सिस्टम, बॉडी के अंदर एक इंटरनल रेगुलेशन का सिस्टम है। आपका बॉडी जो है ना आपको गर्म रखती है, हमेशा एक स्टैटिक टेम्परेचर बना कर रखती है। तो हमारे शरीर के अंदर एक स्टैटिक टेम्परेचर है, और उसको बनाने का काम शरीर करता रहता है। उसके अंदर एनर्जी लगती है बहुत सारी, पर उसको बनाने का काम शरीर करता रहता है। तो वार्म ब्लड के अंदर इंटरनली एक मैकेनिज्म है जिसको मैं समझते हैं मेटाबॉलिक प्रोसेस। उस मेटाबॉलिक प्रोसेस से एक स्टेबल टेम्परेचर रहता है। जैसे ह्यूमन बॉडी का अगर हम देखें, है ना, पूरा अंदर जो टेम्परेचर, ठीक है, चलता है वो 37 डिग्री सेल्सियस तक स्टैटिक टेम्परेचर बना रहता है। समझ में आ रहा है। और उसको अंदर अगर आप बहुत सर्दी में भी आ जाओगे ना, तो वो टेम्परेचर रेगुलेट अपने आप हुआ है, आपका मेटाबॉलिक प्रोसेस जो होगा उसको टेम्परेचर को रेगुलेट करता रहेगा। पर स्नेक के पास ऐसी चीज नहीं है। स्नेक इज द कोल्ड ब्लडेड। फ्रॉग जो होते हैं ना, मेंढक, वो होते हैं एक तरह से कोल्ड ब्लडेड। आपने देखा है गर्मियों के सीजन में कभी फ्रॉग देखा है? गर्मियों की सीजन में तो फ्रॉग नहीं दिखते अपन को, मर जाते हैं ये। नहीं मरते तो नहीं है सर, तो ये छुप जाते हैं, कहीं जाकर छुप जाते हैं भाई, गर्मी इनसे सहन नहीं होती, गड्ढों में जाके छुप जाते हैं। क्योंकि अगर ये बाहर निकल जाए तो इनका शरीर फट जाए, क्योंकि इनका शरीर इतना टेम्परेचर सहन करने का आदी नहीं है। और आप देखते हैं फ्रॉग विंटर्स में भी नहीं दिखते सर। सर फ्रॉग का एक सीजन होता है ना, एक सीजन होता है जब ना ज्यादा विंटर हो, ना ज्यादा गर्मी हो, ह्यूमिडिटी हो,
दैट इज बारिश के सीजन में टर करते करते फ्रॉक्स उग जाते हैं एकदम से, ऐसा लगता है उग गए एकदम से। वो कहाँ से है? वो अपने गड्ढों में से निकल कर आए। सर्दियों में भी गड्ढों में घुस जाते हैं और गर्मी में भी गड्ढों में घुस जाते हैं। जब उनको मॉडरेट सा टेम्परेचर दिखता है ना, जिससे उसकी स्किन जले नहीं, ठीक है, या फिर स्किन ठंडी ना हो जाए, वो जब टेम्परेचर दिखता है तब वो बाहर निकल कर आते हैं। दे आर द कोल्ड ब्लडेड। समझ में आ रहा है? तो देखो, टेम्परेचर प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द इकोसिस्टम। टेम्परेचर इस फ्रॉग को देखो, बायोटिक कंपोनेंट है फ्रॉग, बायोटिक कंपोनेंट जिसके अंदर लाइफ है। इसके अंदर लाइफ नहीं है, पर इसको बाहर नहीं निकलने दिया इसने, है ना। गर्मियों के मौसम में जो फ्रॉग होगा वो बाहर नहीं निकल पाएगा जब ज्यादा गर्मी होगी। तो फ्रॉग जो होता है ना, ऐसे मौसम के अंदर जब बारिश का सा मौसम होता है ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा सर्दी, उस टाइम पे बाहर निकलते हैं। तब तक वो क्या करेंगे? अपने घरों के अंदर छुप के रहेंगे, बिलों के अंदर छुप के रहेंगे। स्नेक भी तभी बाहर निकलता है। स्नेक को मारने का सही तरीका होता है क्या है? उसको धूप में रख दो, अपने आप मर जाएगा। आपने देखा अर्थवॉर्म्स, अर्थवॉर्म, केचुए, केचुए जो होता है वो भी कोल्ड ब्लडेड होता है। वो कैसे आते हैं? बारिश के टाइम आते हैं वो। समझ में आ रहा है? तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। वार्म ब्लडेड का मतलब क्या होता है और कोल्ड ब्लडेड का मतलब क्या होता है। मतलब ऐसा समझो कि हम इंसान जो है, इनके बॉडी के अंदर एक इंटरनल मैकेनिज्म है जो इस बॉडी की इंटरनल हीट को रेगुलेट करता है। इंटरनल हीट को क्या करेगा? रेगुलेट करेगा। और ये रेगुलेट कैसे? ये बॉडी मैकेनिज्म जो होता है जो रेगुलेट करता है, दैट इज नोन एज मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म के कारण हमारे शरीर के अंदर जो होता है, ऐसा एक हीटर सा लगा रखा है जो कि अपने आप को, अपने टेम्परेचर को स्टैटिक बना कर रखता है, चाहे हम कितनी भी सर्दी में चल जाएं, कितनी भी गर्मी में चल जाएं। समझ में आ रहा है? दैट इज नोन एज इंटरनल रेगुलेशन। इसके अंदर बहुत एनर्जी भी लगती है मेटाबॉलिज्म के लिए, बहुत एनर्जी, बहुत खाना भी पड़ेगा हमको, खाना खाना पड़ेगा। जब खाना नहीं खाते कभी तो ज्यादा सर्दी लगने लग जाती है ना, क्योंकि मेटाबॉलिज्म प्रोसेस हमारा स्लो हो जाता है। सब कुछ बड़ा साइंटिफिक, वो बड़ा मजेदार है मतलब, है ना। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो इसके लिए बहुत सारी एनर्जी भी यूज करते हैं हम। अब जो फ्रॉग होता है ना, उसको, इसके अंदर ये सिस्टम नहीं डाल रखा, राइट? समझ में आ रहा है? उसके अंदर इंटरनल रेगुलेशन वाला सिस्टम नहीं है, उसका मेटाबॉलिज्म इतना स्ट्रांग नहीं है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको? कोल्ड ब्लडेड बोलते हैं। तो इसको इतनी एनर्जी भी नहीं चाहिए बच्चों, इसको इतनी एनर्जी नहीं चाहिए जितनी हमको चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी को आधी एनर्जी तो क्या कर रहा है? मेटाबॉलिज्म प्रोसेस के अंदर शरीर को गर्म करने के लिए रख रहे हैं। वो एनर्जी जो आ रही है वो कहाँ से आ रही है? हम खा रहे हैं, उससे एनर्जी आ रही है, ठीक है। वो एनर्जी जो है वो हमारे शरीर को क्या कर रही है? गर्म रखने की कोशिश कर रही है। बट इसको तो उस एनर्जी की जरूरत ही नहीं, क्योंकि इसका शरीर गर्म ही नहीं होता, वो प्रोसेस ही नहीं है इसके अंदर। तो फ्रॉग जो होगा बहुत समय तक बिना खाना खाए भी रह सकता है। गड्ढों में रहता है ना वो, जब 6-6 महीने तक बिना खाए रह सकता है। स्नेक भी बिना खाए रह सकता है, बिकॉज दे डू नॉट नीड एनर्जी फॉर बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन। मेटाबॉलिज्म उनका इतना स्लो हो सकता है कि वो हाइबरनेट फॉर्म के अंदर चले जाता है। हाइबरनेट समझ तो, कुछ नहीं कर रहे, सुस्त से पड़े हैं, बस पड़े रह गए 6 महीने तक। ये हाइबरनेट फॉर्म होता है। वो क्यों पड़े रह जाते हैं? बिकॉज वो अपने मेटाबॉलिज्म को बिल्कुल जीरो कर सकते हैं। उनको नहीं चाहिए, जरूर हमारे शरीर को कंटिन्यूसली एनर्जी चाहिए, कंटिन्यूसली एनर्जी चाहिए हमारे टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। जैसे गीजर ऑन करते हैं आप, टेम्परेचर मेंटेन होता है ना, वैसे हमारे शरीर के अंदर भी एक गीजर ऑन है, तो उसके लिए एनर्जी चाहिए उसको। पर ये इसलिए हम 6 महीने तक भूखे नहीं रह सकते। समझ में आ रहा है कि 6 महीने तक अपन भूखे रह ले? नहीं, पर ये फ्रॉग रह सकता है, स्नेक रह सकता है। आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। तो वार्म ब्लडेड, कोल्ड ब्लडेड के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। मैं आपको बनाकर दूंगा क्वेश्चंस अच्छे वाले, राइट। तो देखो, वार्म ब्लडेड जो मैमल्स, बर्ड्स होते हैं, कोल्ड ब्लडेड स्नेक, क्रोकोडाइल, फ्रॉग। क्रोकोडाइल पड़ा रहेगा पानी के अंदर, पानी के अंदर से बाहर क्यों नहीं निकलता ये? बाहर तो चल सकता है, पर बाहर इसको गर्मी लगती है बहुत। समझ में आ रहा है? और आप देखेंगे जब ठंड का मौसम आता है तो ये ऊपर आ जाता है क्रोकोडाइल, ठीक है, जिससे कि क्या हो, नीचे ठंड लगेगी इसको। तो दिस इज नोन एज कोल्ड ब्लडेड। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। व्हाट इज वार्म ब्लडेड एंड व्हाट इज कोल्ड ब्लडेड, एवरीबॉडी इज क्लियर। तो देखो, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स आल्सो नोन एज इकोथर्म, एक एक्टोथर्म्स, इसको एक्टोथर्म्स भी बोलते हैं। कोल्ड ब्लडेड को एक्टोथर्म्स भी बोलते हैं, ये याद रखिएगा बिल्कुल, एक्टोथर्म्स। और वार्म ब्लडेड को एंडोथर्म्स बोलते हैं, एंडोथर्म्स। ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है।
कभी कभार चलो आपको कोल्ड ब्लडेड के बारे में सब कुछ पता था, एक्टोथम्स नहीं पता था कि कोल्ड ब्लडेड को एक्टोथम्स बोलते हैं, और आ गया एक्टोथम्स क्या होते हैं, ऐसा आ गया क्वेश्चन प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। तो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स आल्सो नोन एज एक्टोथम्स कैन नॉट रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर इंटरनली। देयर बॉडी टेम्परेचर चेंजेस विद द टेम्परेचर ऑफ देयर एनवायरनमेंट। जैसे जैसे एनवायरनमेंट चेंज होता है उनका बॉडी का टेम्परेचर चेंज होता है, तो बिल्कुल ठंडी पड़ जाएगी बॉडी। बाहर भी टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस, बॉडी का भी टेम्परेचर लो, मर गया भाई। हमारा ऐसा नहीं होता कि बाहर 0 डिग्री सेल्सियस होगा तभी भी हम खड़े हैं। क्यों खड़े हैं? क्योंकि हमारे अंदर हीटर चला हुआ है, हम वार्म ब्लडेड है। राइट, आई होप यू आर गेटिंग दिस वन। तो एनर्जी एफिशिएंसी जो होते हैं इसके अंदर, यूज लेस एनर्जी फॉर द टेम्परेचर रेगुलेशन, कैन सर्वाइव लॉन्गर विदाउट फूड। बिना फूड के लंबे समय तक सर्वाइव, इसीलिए वो हाइबरनेट मोड में जा सकते हैं, हम नहीं जा सकते। हमारी बॉडी को कंटिन्यूअसली एनर्जी चाहिए साहब। एक्टिव इन द वार्म टेम्परेचर एंड स्लगिश इन द कोल्ड कंडीशन। राइट, वार्म टेम्परेचर भी मतलब मॉडरेट जो टेम्परेचर होता है, ठीक है। और सर्दी तो उनसे बिल्कुल नहीं सही जाती। एग्जाम्पल फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, इंसेक्ट्स, फ्रॉग, लिजार्ड्स, स्नेक, क्रोकोडाइल, है ना। लिजार्ड को कभी छत के ऊपर देखा है? अंदर घर में रहती है, अंदर आराम से घर में रहेगी, ठीक है, बाहर नहीं जाएगी, धूप में जाएगी तो मर जाएगी। समझ में आ रहा है? दे आर कोल्ड ब्लडेड, ये कोल्ड ब्लडेड है। ये लिजार्ड हमेशा ऐसी जगह रहेगी जहाँ पे ठंड हो, राइट, थोड़ा थोड़ा मतलब मॉडरेट सा टेम्परेचर। गर्मी के टाइम पर लिजार्ड जो होती है वो कहीं ऐसी जगह जाके रहेगी जैसे आपके गोडाउन्स के अंदर चली गई, है ना। बेसमेंट के अंदर देखो बहुत सारी लिजार्ड्स मिलती हैं, क्योंकि बेसमेंट थोड़ा ठंडा है, राइट, इतना गर्म नहीं है, थोड़ा ठंडा है, मतलब मॉडरेट टेम्परेचर वहां पर हो जाता है गर्मी में, है ना। किसी अलमारी के पीछे जाके छुप जाएगी, समझ में आ रहा है? उधर ठंडा है थोड़ा। तो देखो, वार्म ब्लडेड एनिमल आल्सो नोन एज एंडोथर्म्स, इनको एंडोथर्म्स भी बोलते हैं, मेंटेन ए कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर रिगार्डलेस ऑफ द एनवायरनमेंट। बिना एनवायरनमेंट को ना देखते हुए, ठीक है, ये कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर अपना रेगुलेट करता है। एनवायरनमेंट चाहे कितना भी गर्म हो जाए, हम फट तो नहीं जाते ना गर्म एनवायरनमेंट में जाते, क्योंकि हमारा बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट है, वो कांस्टेंट टेम्परेचर है, वो मेंटेन करता रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल 37 डिग्री सेल्सियस हमारे अंदर जो है, शरीर के अंदर जो टेम्परेचर है वो इतना मेंटेन रहता है। एनर्जी यूसेज रिक्वायर्स मोर एनर्जी टू सस्टेन टेम्परेचर रेगुलेशन। मोर एनर्जी, खूब सारी एनर्जी चाहिए होती है टेम्परेचर रेगुलेशन के लिए, ठीक है। अब इसलिए हम हाइबरनेट नहीं हो सकते। कोई बोले ना यार तुम क्यों नहीं हाइबरनेट हो जाते, भाई फ्रॉग तो हो जाता है, तुम क्यों नहीं हो जाते? भाई साहब हमको कंटिन्यूसली एनर्जी चाहिए, हमारे अंदर हीटर लगा हुआ है, ऐसे बोला करो सीधे। वी आर वार्म ब्लडेड, ठीक है। अडेप्टेबिलिटी, कैन सर्वाइव इन ए वाइड रेंज ऑफ एनवायरनमेंट फ्रॉम द हॉट डेजर्ट टू द कोल्ड आर्टिक। कोल्ड, हॉट से लेकर कोल्ड तक बिल्कुल अच्छे से सस्टेन कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे, बर्ड्स, मैमल्स, ह्यूमंस, डॉग्स, कैट्स, एलिफेंट्स, स्पैरोज, ये वार्म ब्लडेड है। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो मतलब क्या है कि टेम्परेचर प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल ना। अब टेम्परेचर अभी जब इंटरेक्शन करने लग जाएगा मान लो, तो कोल्ड ब्लडेड वालों को तो घर में पहुंचा देगा, वो बाहर नहीं निकलने देगा, है ना। इंटरेक्शन है ना, बायोटिक का, बायोटिक का। हमसे इंटरेक्ट करेगा तो थोड़ा, हम थोड़ा संभल जाते हैं टेम्परेचर के अंदर, ये नहीं संभल पाते हैं। तो देखो, ऑर्गेनिज्म कैन टॉलरेट ओनली सम रेंजेस ऑफ टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटीज। द लेवल ऑफ थर्मल टॉलरेंस ऑफ डिफरेंट स्पीसीज डिटरमाइन टू लार्ज एक्सटेंट देयर ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अब जो स्नेक होगा वो उस जगह पे ही मिलेगा जहां पर टेम्परेचर नॉर्मली रहता है हमेशा। तो जंगलों के अंदर, ठीक है, जंगलों के अंदर जैसे जो एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं वहां पर एनाकोंडा मिलता है एवरग्रीन फॉरेस्ट में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सूरज है, सूरज यहाँ पर क्या कर रहा है, सूरज यहाँ पर आराम से कंटिन्यूअसली एनर्जी दे रहा है, ठीक है, एक मॉडरेट टेम्परेचर कर रहा है, बारिश हो रही है हमेशा। तो एनाकोंडा वहां मिलता है। एनाकोंडा को यहाँ पे लेकर आ जाओ, ठीक है, पोल्स के ऊपर तो नहीं मिलता एनाकोंडा। और एनाकोंडा को जंगल में से निकाल के धरती पे पटक दो, रेगिस्तान में पटक दो, लोग एनाकोंडा तो मर जाएगा वैसे ही। तो आपने देखा मूवी, एनाकोंडा की मूवी देखी थी आपने जब, ठीक है, तो कितने घने घने फॉरेस्ट थे, उसके अंदर मिलता है एनाकोंडा। क्यों भाई? का रीजन ये है कि भाई कोल्ड ब्लडेड है, क्या करें, बाहर आएगा फट जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहां तक सबको क्लियर है ना। तो यहाँ पर टेम्परेचर, अब जो जो ऐसे कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, कुछ टर्म्स हम समझ लेते हैं, हम कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि एक वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को कर सकते हैं। भाई कितना ही ठंडा डाल दो और कितना ही गर्म डाल दो, वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, दे आर जनरली वार्म ब्लडेड। जैसे हम हो गए कैट, डियर, इनको है ना यूरी थर्मल बोलते हैं, यूरी थर्मल। वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर की लंबी सारी रेंज में, ठीक है। मान लो कि -डिग्री सेल्सियस में भी रहिए,
और 50-60 डिग्री सेल्सियस में भी रहे। ये जो वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर है, ये रेंज फ्रॉग के पास नहीं है साहब। तो इनको यूरी थर्मल बोलते हैं, जो कि वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर है। याद रखोगे ना, यूरी थर्मल। ठीक है। यूरी थर्मल ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, ऑर्गेनिज्म विच कैन टॉलरेट थ्राइव्स इन ए वाइड रेंज ऑफ द टेम्परेचर, लंबी रेंज टेम्परेचर, जैसे कैट हो गया, डियर हो गया, डॉग हो गया, हम हो गए। राइट। इसी तरह से एक टर्म होती है स्टेनोथर्मल। स्टेनोथर्मल मतलब जो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो ज्यादा रेंज ऑफ टेम्परेचर में नहीं रह सकते भाई। ज्यादा ठंड में पटक दिया उनको तो मर जाएंगे, ज्यादा गर्मी में पटक दिया तो मर जाएंगे, इसी रेंज में रहेंगे भाई, इसी रेंज ऑफ टेम्परेचर में रहेंगे। समझ में आ रहा है? तो बहुत कम रेंज ऑफ टेम्परेचर में रहते हैं, या तो बहुत ऐसे इस वाली रेंज ऑफ टेम्परेचर में भी रह सकते हैं, या तो बहुत ही ज्यादा गर्मी में भी रह सकते हैं इस वाले। पर ऐसा नहीं कि लंबी रेंज ऑफ टेम्परेचर नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल पोलर बियर्स जो होते हैं, पोलर बियर्स को अगर हम देखें तो ये मान लो टेम्परेचर की रेंज है, यहाँ पे कोल्ड है और यहाँ पे वार्म है। तो पोलर बियर सिर्फ यहाँ पे रहेंगे ना, इतनी छोटी रेंज ऑफ टेम्परेचर में। समझ में आ रहा है? जैसे फ्रॉग है, तो फ्रॉग इस टेम्परेचर की रेंज में रहेगा। लिजार्ड इस टेम्परेचर की रेंज में रहेंगे। क्रोकोडाइल इस टेम्परेचर की रेंज में रहेंगे। यहाँ पे नहीं मिल सकते, यहाँ नहीं मिल सकते, पर इंसान यहाँ भी मिल सकता है और यहाँ भी मिल सकता है और यहाँ भी मिल सकता है और यहाँ भी मिल सकता है। डॉग हर जगह मिलता है। डॉग देखो, आइस में भी डॉग मिल जाएगा, ठीक है, और वाम में भी डॉग मिल जाएगा, रेगिस्तान में भी मिल जाएगा डॉग। तो जिनकी टेम्परेचर की रेंज, मैं क्या बोल रहा हूँ, जिनकी टेम्परेचर की रेंज कम होती है, राइट, उनको बोलते हैं स्टेनोथर्मल। और जिनकी टेम्परेचर की रेंज बहुत ज्यादा होती है, कहीं कहाँ पे भी मिल जाएंगे, राइट, तो दैट इज नोन एज यूरी थर्मल। स्टेनोथर्मल और यूरी थर्मल, इस तरह से आप इसके अंदर समझते हैं। तो देखो, यूरी थर्मल ऑर्गेनिज्म विच कैन टॉलरेट एंड थ्राइव इन अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, एनिमल्स जैसे कैट, टाइगर, डॉग। स्टेनोथर्मल ऑर्गेनिज्म विच आर रेस्ट्रिक्टेड टू ए नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर, पोलर बियर, फ्रॉग, लिजार्ड्स, ठीक है, कोकोनट। कुछ फिशेज होती हैं, फिश स्पीसीज लाइक कार्प, ये ना बोथ वार्म और कोल्ड वाटर में सस्टेन कर सकती है, तो ये इसको बोलेंगे हम यूरी थर्मल। भाई तू तो यूरी थर्मल है, कार्प फिश जो होती है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो कुछ टर्म्स अपन ने याद करें, स्टेनोथर्मल, यूरी थर्मल, ठीक है, इन्वेजिव स्पीसीज, है ना, वार्म ब्लडेड, कोल्ड ब्लडेड। ये कॉन्सेप्ट अपन समझ रहे हैं। आप अगर देखोगे ना तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट अभी अपन ने इतने से टाइम में समझ लिए हैं, और ये डायरेक्टली पूछे जाएंगे। स्टेनोथर्मल क्या होता है, लो आ गया क्वेश्चन, अब नहीं पता तुम्हें। यूरी थर्मल क्या होता है, वार्म ब्लडेड, कोल्ड ब्लडेड पे क्वेश्चन आ गया कोई हार्ड सा। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। अब चलो आगे हम चलते हैं। ये देखो, ये है समुंदर, ठीक है, और ये है सूरज। अब मैंने आपको बताया देखो कि सूरज की किरणें ऐसे तो नहीं है कि लास्ट तक नीचे तक जाएंगी, टकरा कर वापस आ रही है। भाई कहीं यहां तक जाकर रुक जाएंगी। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। फिर धीरे 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 नीचे रहेंगी, और नीचे तो बिल्कुल बिल्कुल नीचे तक तो नहीं जा पाएंगी, ज्यादा से ज्यादा यहां तक पहुंच सकती है, यहां तक भी बहुत वीक पहुंचेगी। तो उसके बेसिस पे सूरज की किरणें कहां तक पहुंच रही है, उसके बेसिस पे क्या बन रहा है, एक तरह से यहां पर लाइफ कितनी होगी ये बनेगा। इसका टेम्परेचर सेट होगा इस पूरे वाटर बॉडी का। समझ में आ रहा है? तो वाटर बॉडी का टेम्परेचर तब सेट होगा जबकि सूरज की किरणें कहां तक पहुंच रही है उसके बेसिस पर, और उसी की बेसिस पे लाइफ भी सेट होगी। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये देखो, ये जैसे यहाँ पे राइट टेम्परेचर, मतलब यहाँ पे खूब अच्छी गर्मी है, फिर गर्मी कम होती जा रही है, अब देखो अब बर्फ जम गई नीचे। यहाँ पे तो सन की रेस। तो यहाँ पर जो होगा ना, सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी आपको मिलेगी इस रेंज पे। यहीं पे फिश विश सब यहीं पे रहते हैं। यहाँ पे तो बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम कंडीशन होगी ना, वो वाले जो एनिमल्स होते हैं जो एक्सट्रीम कंडीशन में सस्टेन कर पाते हैं। तो अगर हम देखें तो इस समुंदर के अंदर टेम्परेचर की एक लेयर सी नहीं दिख रही तुमको, कि पहले यहाँ तो अलग टेम्परेचर है साफ, फिर लेयर चेंज हो गया, फिर ये अलग टेम्परेचर हो गया, फिर एकदम से लेयर चेंज हुआ, फिर और अलग टेम्परेचर हो गया, फिर तो वही बहुत ही ज्यादा। समझ में आ रहा है? और यहाँ पर अपन देखेंगे, यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक तो टेम्परेचर धीरे 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 डिक्रीज हो रहा है। पर यहाँ के बाद तो टेम्परेचर एकदम से बिल्कुल डिक्रीज हो जाएगा, बिल्कुल कम हो जाएगा टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर का ग्राफ हम यहाँ पर बनाए, ये टेम्परेचर है, ठीक है, ये डेप्थ है।
जैसे जैसे डेप्थ बढ़ती जा रही है, ठीक है, मान लीजिए ये टेम्परेचर मान लेते हैं और ये डेप्थ मान लेते हैं। जैसे जैसे डेप्थ बढ़ती जा रही है ना, टेम्परेचर ऐसे डिक्रीज होता जा रहा है, ऐसे 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 ऐसे। एकदम से ये एक डेप्थ आ गई जिसके अंदर से अब सूरज, तो अब टेम्परेचर ऐसे डिक्रीज हो जाए, एकदम से डिक्रीज हो जाए, ठीक है। तो जहां पर टेम्परेचर एकदम से डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है ना, दैट इज नोन एज थर्मोक्लाइन। उसको थर्मोक्लाइन बोलते हैं। दैट इज नोन एज व्हाट, ये जो टेम्परेचर, ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट के नीचे फिर टेम्परेचर होगा ना, वो धीरे 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 डिक्रीज नहीं होगा, तब जल्दी से डिक्रीज हो रहा है, दैट इज नोन एज थर्मोक्लाइन। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। और जहां पर बहुत ज्यादा टेम्परेचर कम हो जाता है, जैसे ये वाला जो एरिया है, दैट इज नोन एज हाइपोलिम्नियन। हाइपोलिम्नियन उसको बोलते हैं। और जो ऊपर वाला टेम्परेचर है, जहां पे अच्छी खासी एनर्जी है, अच्छी खासी हीट है, दैट इज नोन एज एपिलिम्नियन। और एपिलिम्नियन और हाइपोलिम्नियन के बीच का जो एरिया है, दैट इज नोन एज मेटिलिम्नियन, जिसके अंदर थर्मोक्लाइन भी आ जाता है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो ये आप समझ रहे हैं, जैसे कि जैसे डेप्थ बढ़ती जाएगी पानी की, ये डेप्थ है ना, ये डेप्थ बढ़ती जाएगी तो टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा। पर एक ऐसी डेप्थ आएगी जिसके बाद, ये वाली डेप्थ है वो, ये डेप्थ, जिसके बाद टेम्परेचर ऐसे डिक्रीज होगा, ठीक है। दैट इज नोन एज, दैट डेप्थ इज नोन एज, ये जो डेप्थ होगी, इसको अपन ई को थर्मोक्लाइन बोल रहे हैं, थर्मोक्लाइन, ठीक है। और ये वाला जो रीजन है, ठीक है, ये यहां से लेकर यहां तक का रीजन, इसको मेटालिम्नियन बोल रहे हैं, इसको हाइपोलिम्नियन बोल रहे हैं, और इसको बोल रहे हैं अपन एपिलिम्नियन। समझ में आ रहा है? ये देखो, एपिलिम्नियन, मेटालिम्नियन, फिर थर्मोक्लाइन आ रहा है। मेटालिम्नियन एक तरह से ट्रांसफरिंग जोन है, और थर्मोक्लाइन जो हो रहा है वो मेटालिम्नियन के अंदर ही मिल रहा है अपन को, राइट। और फिर आ रहा है हाइपोलिम्नियन। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो ये जो मतलब टेम्परेचर की बेस पे लेयर्स बन रही हैं, दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज थर्मल स्ट्रैटिफिकेशन। इसको हम थर्मल स्ट्रैटिफिकेशन बोले। तो थर्मल स्ट्रैटिफिकेशन में क्या है, वाटर बॉडीज के अंदर टेम्परेचर की लेयर्स बन रही हैं, दैट इज नोन एज थर्मल स्ट्रैटिफिकेशन। इज द फिनोमिना वेयर ए वाटर बॉडी सच एज ए लेक और रिजर्वायर develops distinct layer of the water with the different temperature. These layers form due to the variations in the temperature with the warmer water getting being found at the surface. और नीचे अगर हम देखेंगे तो बहुत ही ठंडा पानी मिलेगा, राइट। तो एपिलिम्नियन द अपर मोस्ट लेयर वेयर द वाटर इज वार्म ड्यू टू द डायरेक्ट सनलाइट। इट इज वेल मिक्सड बाय द विंड एंड हैज हाई ऑक्सीजन लेवल। इसके अंदर बहुत अच्छा मिक्सिंग भी बहुत अच्छा मिलेगा, ऊपर ऊपर का पानी जो सरफेस वाटर होगा, और उसके अंदर ऑक्सीजन लेवल भी काफी हाई रहेगा, राइट, क्योंकि ऑक्सीजन से इंटरेक्ट कर रहा है, एयर से इंटरेक्ट कर रहा है। इसी तरह से मेटालिम्नियन अगर हम देखेंगे तो मिडिल लेयर वेयर देयर इज ए रैपिड ड्रॉप इन द टेम्परेचर विद द डेप्थ, दिस जोन एक्ट एज ए बैरियर प्रिवेंटिंग द मिक्सिंग ऑफ द वाटर बिटवीन द अपर एंड द लोअर। तो दैट इज नोन एज मेटालिम्नियन। और थर्मोक्लाइन जो होता है वो मेटालिम्नियन के अंदर ही मिल रहा है। हाइपोलिम्नियन मतलब नीचे वाला, जहां पर बहुत ही ठंडी है भाई साहब, ठंड लग रही है, वो दैट इज नोन एज हाइपोलिम्नियन। द बॉटम लेयर विद द कोल्ड डेंस वाटर, ठीक है, दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज हाइपोलिम्नियन। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर सनलाइट सनलाइट पहुंच रही है, एपिलिम्नियन के अंदर सनलाइट पहुंच रही है, तो यहाँ पर है ना, यहाँ पर वेजिटेशन होता है, यहाँ पे वेजिटेशन होता है, और दिस वेजिटेशन इज नोन एज फाइटोप्लैंक्टोन्स। आगे जाके हम पढ़ेंगे फाइटोप्लैंक्टोन्स क्या होता है, ठीक है। जैसे अपन देखते हैं कि धरती के ऊपर पेड़ उगते हैं ना, वैसे अगर हम देखें तो जो होगा ओशन के अंदर भी पेड़ उगेंगे, बट वो जहां तक उनको क्या मिल रही है, जहां तक उनको एनर्जी मिल रही है, जहां तक उनको सनलाइट मिल रही है, तो फाइटोप्लैंक्टोन्स इस वाली जो ये जो जोन होता है ना, जहां पर जहां तक सूरज की किरणें पहुंच पा रही है, ये जो जोन होगा दैट इज नोन एज फोटिक जोन। फोटिक जोन। तो इस तरह से फाइटोप्लैंक्टोन्स इस तरह से मिलते हैं, ये है फाइटोप्लैंक्टोन्स, हम्म, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर एक तरह से सनलाइट पहुंच रही है, इसलिए ये लोग क्या है, ये लोग, अब ये जो फाइटोप्लैंक्टन है ये प्रोड्यूसर है यहाँ, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। तो टेम्परेचर, सनलाइट कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, टेम्परेचर कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, ये आप समझ रहे हैं, ठीक है। बायोटिक कंपोनेंट से इंटरेक्ट कैसे कर रहे हैं, और इनसे बायोटिक कंपोनेंट कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, और बायोटिक कंपोनेंट यही तो प्रकृति है, सनलाइट, टेम्परेचर,
हमको हटा दे, हमको जानवरों को हटा दे, तो जो बचा वो बायोटिक अबायोटिक कंपोनेंट है, अबायोटिक कंपोनेंट। इनसे ही तो हमको इंटरेक्ट करना है। ये भाई सनलाइट अगर तेज हो गई तो बस गए काम से सभी, है ना। टेम्परेचर तो है तो इनमें जान नहीं, जान तो नहीं है इनमें, लाइफ तो नहीं है इनमें, पर है बड़े खतरनाक। समझ में आ रहा है? ऐसा ही खतरनाक चीज है, दैट इज नोन इज वाटर। अब वाटर का तो क्या कह साहब, वाटर सबसे अच्छी ड्रिंक होती है भाई। पानी आप कोई भी ड्रिंक उठाओ, आप इतनी नहीं पी सकते जितना पानी पीते हो। पानी से तो शरीर बना हुआ है। हमारी बॉडी के अंदर कितना, जितना पानी पियोगे उतना ज्यादा आप हेल्दी रहते हो। और वाटर इज वेरी वेरी स्वीट इन टेस्ट, मतलब वाटर एक बहुत ही टेस्टी ड्रिंक है। इससे ज्यादा टेस्टी ड्रिंक आप कहीं नहीं देख सकते, क्योंकि आप वाटर जितना पीते हो 4-4 लीटर पी जाते हो एक दिन के अंदर। ठीक है, ऐसी कोई भी ड्रिंक को पी के बताओ आप। तो वाटर इज वेरी एसेंशियल फॉर द लिविंग बींग्स। ठीक है, क्योंकि इस पानी के बिना हमारा शरीर नहीं चलता। शरीर में देखे तो पानी पानी भरा हुआ है। समझ में आ रहा है? तो यहां पर अगर हम देखेंगे दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये एक तरह से वाटर जो होता है वो किसी तरह से आप देखेंगे बॉडी के टेम्परेचर को भी रेगुलेट करता है। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो यहाँ पर देखो आप, water is essential for all the living beings. It not only facilitates and provide a medium for majority of biochemical reaction, बायोकेमिकल रिएक्शन होती है बहुत सारी शरीर के अंदर, बट ऑल्सो रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर ऑफ मोस्ट ऑफ द लिविंग बींग्स। ठीक है, ऑल्सो वाटर बॉडीज आर द हैबिटाट फॉर द मैनी एक्वेटिक प्लांट्स एंड द एनिमल्स। एक्वेटिक प्लांट और एनिमल के एक तरह से हैबिटाट होता है, राइट। अब देखो ऑर्गेनिज्म जो होता है ना, अब देखो वाटर जो होता है ना, वाटर वाटर के अंदर बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं बच्चों, सॉल्ट्स होते हैं। ठीक है, वाटर के अंदर बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं। ठीक है, अब अगर ये सॉल्ट्स ज्यादा हो जाए वाटर के अंदर, तो दैट विल मेक वाटर मोर सलाइन। जैसे समुद्र का पानी खारा होता है ना, खारा। ठीक है, दैट विल मेक वाटर वेरी मच सलाइन। और अगर बहुत कम हो जाए तो सैलिनिटी कम हो जाएगी, मीठा पानी हो जाता है। जो होता है कुएं का बड़ा मीठा पानी आ रहा है, राइट, समुद्र का पी के दिखा दो, उसमें बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं। समझ में आ रहा है? अभी सॉल्ट्स क्यों होते हैं ये भी बताएंगे आपको, पर आगे चलकर बताएंगे। तो आई होप दिस इज क्लियर। तो वाटर के अंदर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वाटर के अंदर सॉल्ट्स। अगर सॉल्ट ज्यादा हो जाएगा, पानी सॉल्ट ज्यादा हो जाएगा, तो हम पीने लायक योग्य नहीं रहेंगे उसको। हम सॉल्टी वाटर के अंदर नहीं रह सकते, है ना। स्विमिंग करके आओ सॉल्टी वाटर के अंदर, पता चल जाएगा पूरा शरीर खराब हो जाएगा तुम्हारा, स्किन खराब हो जाएगी। ठीक है, हम नहीं रह सकते। पर सर फिश तो रह सकती है। हम्म, फिश तो सॉल्टी वाटर के अंदर ही रहती है सर, समुद्र में रहेगी फिश, जहाँ पे सॉल्टी वाटर होगा वहीं रहेगी। आपको पता है फिश जो है वो फ्रेश वाटर में डालोगे उसको, तो दैट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम। ठीक है, उसके अंदर फिर सॉल्ट्स डालने पड़ेंगे, कुछ कुछ सॉल्ट्स चाहिए होते हैं फिश को। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है। कुछ फिश होती है वो तो सॉल्ट के अंदर ही रहेंगी, जैसे गोल्ड फिश जो होगी ना वो सॉल्ट के अंदर ही रहेगी। गोल्ड फिश को अगर तुम सॉल्टी वाटर के अंदर नहीं रखोगे, फ्रेश वाटर में रखोगे, तो गोल्ड फिश मर जाएगी। और सॉरी, गोल्ड फिश सिर्फ फ्रेश वाटर में रहती है, फ्रेश वाटर, है ना, फ्रेश वाटर के अंदर। कुछ फिश जो होती है वो सॉल्ट वाटर के अंदर, सॉल्टी वाटर के अंदर, कुछ ज्यादा सॉल्टी वाटर के अंदर नहीं रह पाएंगी। कुछ फिश ऐसे होती हैं जो कि दोनों में रह लेती है, फ्रेश वाटर में भी रह लेती है, सॉल्टी वाटर में, कैसे भी पटक दो हमें। ठीक है, आपने सुना है एक कोरल, कोरल सुना है, कोरल, कोरल रीफ्स। अब ये आगे चलकर अपन पढ़ेंगे इसके बारे में पूरा। कोरल रीफ्स जो होते हैं ना, इनको एक, अगर इसकी सैलिनिटी ओशंस की ज्यादा हो जाती है ना तो भी दिक्कत है, कम हो जाती है तो भी दिक्कत है। इसकी रेंज ज्यादा नहीं है। सर रेंज की बात करते हैं ना, तो अभी जिसकी ज्यादा होती है ना उसको तो हम यूरी बोलेंगे, और जिसकी कम होती है उसको स्टेनो बोलेंगे। अभी समझाया आपने? हाँ बिल्कुल, पर वो तो टेम्परेचर के लिए था सर, टेम्परेचर के लिए हमने यहाँ पे थर्मल लगा दिया था, यूरी थर्मल। जिसकी टेम्परेचर रेंज ज्यादा होती है उसको यूरी थर्मल बोल रहे थे, जिसकी टेम्परेचर रेंज कम होती है उसको स्टेनो थर्मल बोल रहे थे, रेंज ऑफ टेम्परेचर। इसी तरह से अगर हम देखें जो कि जो सॉल्टी वाटर के अंदर रेंज जो है, सॉल्ट की रेंज जो है, उसके अंदर लंबी सॉल्ट की रेंज के, मतलब फ्रेश वाटर से लेकर सॉल्टी वाटर तक रह पाए, राइट, दैट इज नोन एज यूरी हेलाइन। हेलाइन का मतलब सलाइन, इससे याद करो, यूरी हेलाइन। जो कि क्या है, लार्ज रेंज ऑफ सेलिनिटी में रहे, दैट इज नोन एज यूरी हेलाइन।
और जो कि बहुत ही कम रेंज ऑफ सैलिनिटी में रहे, या तो फ्रेश वाटर में रह रहा है या फिर सॉल्टी वाटर के अंदर रह रहा है, या फिर एक बहुत ही सॉल्टी वाटर और फ्रेश वाटर दोनों बहुत कम रेंज में रह रहा है। ठीक है, तो दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज स्टेनोहेलाइन। आगे दो वर्ड और, यूरी हेलाइन और स्टेनोहेलाइन। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ये अपन है ना बस थोड़ी सी आपकी डिक्शनरी बना रहे हैं, किसी तरह से आपकी डिक्शनरी बन जाए। क्योंकि अब मैं कभी भी यूरी हेलाइन वर्ड यूज करूंगा, यूरी सेलाइन करूंगा, यूरी थर्मल करूंगा, तो आपको समझ में आ जाएगा भाई क्या चीज है। जब मैं कोल्ड ब्लडेड वार्म ब्लडेड बोलूंगा समझ में आ जाएगा। अभी तो हमको एक तरह से एनवायरनमेंट की लैंग्वेज ही नहीं पता, एनवायरनमेंट की डिक्शनरी ही नहीं पता, तो डिक्शनरी हम क्रिएट कर रहे हैं। राइट, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। Euryhaline organism that tolerate a wide range of salinity, that is known as euryhaline. और फिशेस लाइक सैलमन फिश, ठीक है, विच माइग्रेट्स बिटवीन द फ्रेश वाटर एंड द ओशन। ये देखो, ये सैलमन फिश जो है ना, इसकी वाइड रेंज रहती है, सैलमन फिश। इसी तरह से एक होती है ट्रॉट फिश, ट्रॉट फिश, ट्रॉट फिश सिर्फ और सिर्फ फ्रेश वाटर में मिलती है, फ्रेश वाटर में। तो ट्रॉट फिश जो होती है ना, खाने में बहुत टेस्टी होती है ना, मतलब मैं नहीं खाता हूँ, ठीक है, मैं वेजिटेरियन हूँ, बट फ्रेंड्स बताते हैं, जैसे मेरा एक फ्रेंड है, वो ट्रॉट फिश लेने के लिए वो वहां पर चल जाते हैं, हिमाचल प्रदेश। तो ट्रॉट फिश जो होती है ना, दैट इज फ्रेश वाटर फिश, उसको ज्यादा सैलिनिटी पसंद नहीं है, तो फ्रेश वाटर में फिश होगी तो कितनी टेस्टी होगी। समझ में आ रहा है। सैलमन फिश जो है, ये फिश ऐसी है कि भाई मैं फ्रेश वाटर में भी रह लूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं भैया, मैं फ्रेश वाटर में पड़ी रहूंगी और सॉल्टी वाटर में पड़ी रहूंगी, कोई दिक्कत नहीं भाई, अपन को सलमान खान है सैलमन। ठीक है, विच माइग्रेट्स बिटवीन द फ्रेश वाटर रिवर्स एंड द ओशंस। इसी तरह से श्रिम्प क्रैब्स जो होता है, केकड़े जो होते हैं, वो ब्रैकिश वाटर, ब्रैकिश वाटर मतलब जो सैलाइन और फ्रेश के बीच का जो पानी होता है ना, दैट इज नोन एज ब्रैकिश वाटर। ये ब्रैकिश वाटर में रह लेते हैं और फ्रेश वाटर में, मैराइन वाटर में भी रह लेते हैं श्रिम्प क्रैब्स। मैनग्रोव जो होते हैं वो फ्रेश वाटर, मैनग्रोव क्या होते हैं ये आगे चल कर पढ़ेंगे। ये तो केकड़े हो गए, श्रिम्प क्रैब्स, केकड़े जो होते हैं, राइट। मैनग्रोव्स क्या होते हैं आगे चलकर हम पढ़ेंगे, मैनग्रोव्स वेजिटेशन के अंदर पेड़ होते हैं, राइट। कुछ ऐसे पेड़ जो कि सॉल्ट वाटर के अंदर भी रह सकते हैं और फ्रेश वाटर के अंदर भी। दैट इज नोन एज यूरी हेलाइन। आई होप यू आर गेटिंग मी व्हाट इज यूरी हेलाइन। इसी तरह से स्टेनोहेलाइन के बारे में बात करें, ऑर्गेनिज्म रेस्ट्रिक्टेड टू ए नैरो रेंज ऑफ सैलिनिटी, दैट इज नोन एज स्टेनोहेलाइन। goldfish which thrives only in the freshwater environment, corals which lives in stable warm and salty ocean waters, freshwater fish like trout fish, ठीक है, which cannot tolerate high salinity of water. तो this is known as stanohaline. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो अब भाई टर्म्स तो याद करनी पड़ेंगी, पर अपन कर रहे हैं ना, हो रही है अपन को टर्म्स याद। स्टेनोहेलाइन हो गया, यूरी हेलाइन हो गया, ठीक है, यूरी थर्मल हो गया, स्टेनोथर्मल हो गया, है ना। और हमने पढ़ा कोल्ड ब्लडेड क्या होता है, थर्मल स्ट्रैटिफिकेशन पढ़ा हमने, एपिलिम्नियन, हाइपोलिम्नियन बिल्कुल नीचे, एपिलिम्नियन ऊपर वाला, और बीच का जो गया दैट इज नोन एज मेटालिम्नियन। और मेटालिम्नियन में भी कहीं थर्मोक्लाइन होगा जहां पर टेम्परेचर ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाता है, दैट इज नोन एज थर्मोक्लाइन। ठीक है, वार्म ब्लडेड पढ़ा हमने, कोल्ड ब्लडेड पढ़ा कैसे होता है, यही तो हमने पढ़ा है अभी। ज्यादा टर्म्स यूज हुए नहीं है, बट आपको लग रहा होगा कि यार बहुत ज्यादा अपने टर्म्स यूज हो गए, नहीं ज्यादा नहीं, और आपको सारे के सारे याद हो गए। ये देखो आप, अब जब क्वेश्चन दूंगा तो क्वेश्चन में आप अच्छे से फिर उसको अटेम्प्ट करना सीख जाओगे। ये कोर्स मतलब ऐसा है, इसको कोर्स को लगा दिया ना तो तुम्हारा मतलब एनवायरनमेंट कहीं नहीं रुकेगा अगर ये कोर्स, मतलब बस मेरे को ये है कि लिमिटेड टाइम में इसको खत्म करना है, ज्यादा पढ़ाना है, पर मतलब उसको उस तरह से पढ़ाना है कहीं वो आपके लिए नुकसान ना हो जाए। ठीक है, इसीलिए मैंने प्रेलिम्स को, क्योंकि मेंस का बैच हम बड़ा कॉम्प्रेहेंसिव पढ़ाने लग जाते हैं ना, मेंस का बैच होता है उसके अंदर कॉम्प्रेहेंसिव पढ़ाना पड़ जाता है। तो अभी रिक्वायरमेंट यही है प्रीलिम्स की, राइट, इस तरह से। तो चलिए, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। और भी कुछ टर्म्स हम समझ लेते हैं यार, अभी तो सर आपने कुछ पढ़ाया नहीं टर्म्स के अंदर, तो और भी टर्म्स पढ़ाओ हमें, मजा आ रहा है हमें। ठीक है, तो देखो, कुछ ऐसे जानवर होते हैं जिनको बहुत ज्यादा पानी चाहिए होता है। जैसे मछली है, मछली जल की रानी है। क्यों मछली जल की रानी क्यों है, इंसान क्यों नहीं है? क्योंकि इंसान पानी में नहीं रहता ना, इंसान को कितना पानी चाहिए, 4 लीटर सारा पानी चाहिए दिन में, वो भी पीने का। ऐसा नहीं संसार में वो इंसान जो है 4 लीटर पानी में लेटा हुआ है, ऐसा नहीं। तो जिनको ज्यादा पानी चाहिए होता है ना, जिनको पानी में रहना है, जो पानी के जीव है,
नभचर, नभचर तो नहीं, ठीक है, जो जलचर जो है, जलचर, जलचर, उनको हम बोलते हैं हाइड्रोपोल्स। हाइड्रोपोल्स, जिनको ज्यादा पानी चाहिए होता है उनको बोलते हैं अपन हाइड्रोपोल्स, जैसे फिश हो गई। जिनको ज्यादा पानी नहीं चाहिए होता, हमारी तरह जो होते हैं, उनको बोल देते हैं मीजोकोल्स। मीजो मतलब मीडियम टाइप का। और जिनको बिल्कुल ही पानी नहीं चाहिए, डेजर्ट वेजिटेशन में हमको चाहिए ही नहीं पानी, ठीक है, ऊंट को एक बार पानी पिला दो बस चलता रहता है जीवन में, कैमल। कंगारू रैट का भी ऐसा ही है, वो एक बार पानी पीता है फिर उसको पानी की जरूरत ही नहीं है। तो जिनको बिल्कुल ही नहीं चाहिए, बिल्कुल ही नहीं चाहिए भाई, जीरो चाहिए, उनको जीरो ही बोलेंगे, जीरो कूल्स। तो पानी हम पढ़ रहे हैं, तो पानी ज्यादा पानी होता है, दैट इज नोन एज हाइड्रोकोल्स। हाइड्रो मतलब पानी होता है, हाइड्रोकोल, ठीक है। मीजोकोल मतलब कम पानी चाहिए, और जीरो कोल मतलब नहीं चाहिए भैया, पानी नहीं चाहिए, बहुत सारे दिन एक्सट्रीम ड्रॉट की कंडीशन के अंदर रह सकते हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहां तक आपको समझ में आ रहा है। तो आप यहां पर देखेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ द वाटर नीड ऑर्गेनिज्म कैन बी क्लासिफाइड एज द हाइड्रोकोल्स, aquatic animal needing large quantity of the water like fish, ठीक है। इसी तरह से आप मीजोकोल्स को देख सकते हैं, मीजोकोल्स एनिमल्स नीड्स मॉडरेट अमाउंट ऑफ द वाटर इंक्लूडिंग मोस्ट टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। ये आ सकते हैं टर्म्स, मीजोकोल्स क्या है, फिर इन वो मैच द फॉलोइंग के अंदर आ सकते हैं। आज मैं मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन बनाता हूँ, चलो। जीरो कोल्स, राइट, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हु कैन टॉलरेट एक्सट्रीम ड्राई कंडीशंस एंड कैन सर्वाइव मेनी डेज विदाउट वाटर लाइक द कैमल, कंगारू रैट, दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज जीरो कोल्स। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है क्या जीरो कोल्स है, क्या मीजो कोल्स है, क्या हाइड्रोकोल्स है, ठीक है, और क्या एपिलिम्नियन है, हाइपोलिम्नियन है, मेटालिम्नियन है, राइट, ये सब समझ में आ रहा है। अब हम पढ़ लेते हैं भाई सॉइल के बारे में। सॉइल एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीज है, बिना इसके भी कुछ नहीं हो पाएगा। अगर धरती बंजर हो गई ना, बंजर, तो इस पे कुछ नहीं होएगा, कितनी सनलाइट दे लो तुम प्लांट को, दो सनलाइट भर भर के, प्लांट उग ही नहीं पाएगा। तो सॉइल में ऐसा क्या होता है भाई साहब, सॉइल में बहुत सारे, जो हम पढ़ रहे थे ना उसके अंदर ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक ऊपर पढ़ रहे थे, तो वो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं जो कि प्लांट को चाहिए ही चाहिए एक तरह से ग्रो करने के लिए। जैसे हमें चाहिए भाई, हमें बादाम खाते हैं, हम काजू खाते हैं, ठीक है, क्यों खाते हैं, फाइबर्स मिलते हैं हमको, ठीक है, हम वेजिटेबल्स खाते हैं, राइट, हम बहुत सारी हेल्दी हेल्दी चीजें खाते हैं, प्रोटीन खाते हैं, ठीक है, ये खाते हैं, ये सब चीजें खाते हैं, पनीर खा गया, ये खा गए, ये सब चीजें क्या क्यों खा रहे हैं हम, जिससे कि हमको न्यूट्रिशन मिले। प्लांट का भी न्यूट्रिशन जो होता है ना, प्लांट जो खाना बना रहा है, वो कह रहा है कि भाई मेरे को भी चाहिए न्यूट्रिशन, तुम ही लोग न्यूट्रिशन खा रहे हो, है ना, 56 भोग तुम ही खा रहे हो, मेरे को भी चाहिए न्यूट्रिशन। उसका न्यूट्रिशन है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ये इसका न्यूट्रिशन, पोटाश, कैल्शियम, ये इसकी न्यूट्रिशन है। ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है सारे। तो ये कहाँ मिलते हैं, सॉइल में मिलेंगे। इसलिए सॉइल बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर सॉइल के अंदर ये नहीं होती है ना, तो सॉइल इनफर्टाइल हो जाते हैं, तब कहते हैं सॉइल जो है उपजाऊ नहीं रही, इनफर्टाइल सॉइल। आई होप दिस इज क्लियर। ये सब हम पढ़ेंगे जब हम न्यूट्रिएंट साइकिल पढ़ेंगे, जब हम नाइट्रोजन साइकिल पढ़ेंगे, जब हम फास्फोरस साइकिल पढ़ेंगे, जब हम हाइड्रोजन साइकिल पढ़ेंगे, जब हम कार्बन साइकिल पढ़ेंगे। थोड़ा बहुत अभी भी बता देंगे, ठीक है। तो आप यहां पर देखो, सॉइल प्रोवाइड्स वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। सबको समझ में आ रहा होगा, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। विच आर टैप्ड बाय द रूट्स ऑफ द प्लांट विच ग्रो थ्रू द सॉइल। रूट्स के थ्रू होता है, ये बताएंगे अभी, फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे आपको थोड़ा। तो सॉइल ऑफ ए प्लेस इज डिपेंडेंट ऑन द क्लाइमेट, वेदरिंग प्रोसेस, वेदर सॉइल इज ट्रांसपोर्टेड और सेडिमेंट्री एंड हाउ सॉइल इज डेवलप। ये सॉइल का जो पूरा डायमेंशन है ना, ठीक है, ये हम आपको पढ़ा देंगे, ज्योग्राफी के अंदर वैसे तो पढ़ा रखा है ना, सॉइल तो पूरा ज्योग्राफी के अंदर, मतलब एक पूरी क्लास सॉइल की पढ़ा रखी है। वो हम आपको दे देंगे, वो क्लास दे देंगे इसके अंदर, है ना, सॉइल, सॉइल वाली क्लास ऐसा कर देंगे, तो वो आप देख लेना रिकॉर्डेड के अंदर, ज्योग्राफी का टॉपिक। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। तो हम यहाँ पर देखो, हम क्या क्या चीजें पढ़ गए। टेम्परेचर, ठीक है, ह्यूमिडिटी भी टेम्परेचर से रिलेटेड है, ठीक है ना।
लाइट, ठीक है, वाटर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये अभी पढ़ेंगे, नाइट्रोजन, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ये जो भी है। हमने कहीं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, ये भी पढ़ लेंगे अभी, राइट। तो ये देख रहे हैं हम कि फिजिकल फैक्टर्स हम ऑलमोस्ट पढ़ चुके हैं, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब कुछ नहीं होता। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब जहां पर प्रेशर हाई होगा और यहाँ पर प्रेशर लो है तो विंड ऐसे फ्लो कर जाती है, ठीक है। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब, राइट। ये भी ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो अभी हम थोड़ा सा एक चीज पढ़ते हैं, हम प्रोड्यूसर्स को स्टार्ट करते हैं। प्रोड्यूसर्स को स्टार्ट करते करते हम ये प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, इनके बारे में पढ़ जाएंगे। समझ में आ रहा है? प्रोड्यूसर्स मतलब ग्रीन प्लांट्स। तो बायोटिक कंपोनेंट के अंदर आ रहे हैं प्रोड्यूसर्स, दैट इज ग्रीन प्लांट्स। तो बायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर देखो, प्रोड्यूसर्स आते हैं, कंज्यूमर्स आते हैं और डिकम्पोजर्स आते हैं। हम पहले प्रोड्यूसर्स को समझते हैं और प्रोड्यूसर्स के साथ साथ समझेंगे तो एक फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है, उसको मैं तुमको समझाऊंगा कि कैसे जो होता है प्लांट, वो क्या करता है, वो एक तरह से फूड बनाता है, वो मैं आपको समझाऊंगा। तो उसको समझते समझते हम और भी चीजें इसके अंदर समझ जाएंगे, अबायोटिक कंपोनेंट के बारे में और भी समझेंगे। तो प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं? प्रोड्यूसर्स मतलब ग्रीन प्लांट। ग्रीन प्लांट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रीन नहीं होगा ना प्लांट तो वो फूड नहीं बनाएगा। जैसे पीले पीले प्लांट जो होते हैं, पीली पीली बेल जो होती है, बेल, ठीक है, अमर बेल जैसा आपने देखा होगा, वो पीली होती है, उसको वो खाना नहीं बना सकती। वो कहती है यार मेरे पास ग्रीननेस नहीं है। और ग्रीन का मतलब क्या होता है? ग्रीन इज नथिंग बट द क्लोरोफिल। क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल जो होता है ना, वो ही क्या करता है, सन की लाइट को एब्जॉर्ब करने की कैपेबिलिटी रखता है। और जब तक लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करा जाएगा तब तक एनर्जी नहीं मिलेगी, तब तक खाना कैसे बनाओगे? ठीक है। तो हम यहां पर देखो, प्रोड्यूसर्स आर मेनली द ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया एंड द एल्गाई। कुछ बैक्टीरिया, कुछ एल्गी, ये क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, फूड बनाते हैं। दे आर नोन एज ऑटोट्रॉप्स। ये खुद बना रहे हैं फूड, इनको किसी की जरूरत नहीं है। भैया हमें तो जरूरत है फूड बनाने की, मम्मी को जरूरत पड़ जाती है फूड बनाने की, किसकी? राइस की, वीट की। ये मम्मी खुद थोड़ी ना प्रोड्यूस करती है। पर ये भाई जो है ना, इसको कुछ की जरूरत नहीं है प्लांट को। इसको नेचर देगा सब कुछ, इसको किसी और की जरूरत नहीं है, राइट। इसकी पत्तियां खुद बनाएंगी फूड। इट्स वेरी नेचुरल, ठीक है, कि ये नेचर के साथ साथ मिलकर ये बना देगा, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो देखो, दे आर नोन एज ऑटोट्रॉप्स, इसलिए ये ऑटोट्रॉप्स, ये खुद का खाना खुद बनाओ, ये होता है ऑटोट्रॉप्स। द फूड फॉर द एंटायर इकोसिस्टम आर प्रोवाइडेड बाय द प्लांट। पूरे इकोसिस्टम के अंदर फूड जो हो रहा है वो तो प्लांट ही दे रहा है, ये तो आपको मैंने समझाया था, थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, है ना। तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्या है ये अपन इसके अंदर समझ लेते हैं। पर ये समझो कि प्लांट जो है ना, वो कह रहा है कि भैया देखो, नेचर ने मेरे को इंडिपेंडेंट बनाया है, मैं किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हूं। आई कैन मेक माई ओन फूड, मैं अपना खुद का खाना बना सकता हूँ। और सब मेरे पे ऊपर डिपेंडेंट है। ये शेर होगा जंगल का राजा, पर ये भी मेरे पे डिपेंडेंट है। शेर बोला अरे मैं तेरे को थोड़ी ना खाता हूँ। बोले तू सुन, तू डियर को तो खाता है ना? बोले हाँ, डियर मेरे को खाता है, अब बता। तो शेर से लेकर कितना भी बड़ा जानवर हो जाए मेरे पे डिपेंडेंट है, इंसान भी मेरे पे डिपेंडेंट है, और मैं हूं इंडिपेंडेंट। देखो, अपन सोचते हैं कि हम ही सबसे पावरफुल है सबसे पावरफुल तो ये है, हम तो डिपेंडेंट है इसके ऊपर। ये है एब्सोल्यूट। तो जब ये अपने आप को एब्सोल्यूट बोलने लगे, सूरज बोला नहीं नहीं मैं हूं। सूरज ने बोला अरे भाई मेरे को बोल के कि मेरे बिना तेरा काम नहीं चलेगा। बोले अरे रुक जा, अभी हमारे बीच में बात हो रही है, बायोटिक्स के बीच में बात हो रही है। तो जब भी बायोटिक के अंदर देखें तो भाई ये इंडिपेंडेंट ही है बिल्कुल, और इसके ऊपर ही सब डिपेंडेंट है, ऐसा बंदा है ये। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। मैं क्या कर रहा हूं, ये प्लांट बोल रहा है, ये ट्री बोल रहा है, ठीक है, ग्रीन ट्री। मैं क्या बोल रहा हूं कि मैं सोलर एनर्जी को लेता हूं और सोलर एनर्जी को मैं केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता हूं। केमिकल एनर्जी मतलब कुछ केमिकल रिएक्शन में कर दूंगा और उससे बनेगा फूड जो खाएगा पूरा संसार। तो ये बोलता है मैं, पता है मैं कौन हूं? मैं हूं कन्वर्टर। मैं एक फॉर्म में एनर्जी को एक फॉर्म में लेता हूं, सोलर फॉर्म में लेता हूं और उसको केमिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता हूं। आई एम द कन्वर्टर। समझ में आ रहा है सब बच्चों को? तो ये जो ग्रीन प्लांट है वो अपने आप को कहता है मैं कन्वर्टर हूँ, सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता हूँ और उससे एक रिएक्शन बनाता हूँ जो कि आपने बचपन में पढ़ी थी। उस रिएक्शन से मैं फूड बना देता हूँ। सर बचपन में पढ़ी तो थी, पर अब चीजें ऐसे क्लियर हो रही है बिल्कुल अच्छे से। क्या मतलब? ये मतलब
कि सोलर एनर्जी को मैंने लिया CO2 प्लस H2O, CO2 आ ही रहा है संसार में से, इंसान छोड़ रहा है CO2, वो एब्जॉर्व कर लिया, पानी मिल ही रहा है मेरे को, और इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, इन द प्रेजेंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स, मैंने क्या कर लिया, मैंने कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर का फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अंदर ग्लूकोज प्रोड्यूस कर दिया। ये है भाई ग्लूकोज, ये है खाना, फूड। तो ये है कार्बोहाइड्रेट, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कंपाउंड, दैट इज नोन एज कार्बोहाइड्रेट। और ये देखो मैंने ऑक्सीजन भी निकाल ली, और ये ऑक्सीजन जो होगी वो इंसान यूज कर लेगा, इंसान अपने शरीर के अंदर ऑक्सीजन लेगा, फेफड़ों में ऑक्सीजन भरेगा, और जो इंसान के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर निकालेगा, इसकी कार्बन डाइऑक्साइड मैं कैच कर लूंगा। प्रोसेस समझ रहे हो? ठीक है। तो दिस प्रोसेस, ठीक है, ये जो प्रोसेस है ना, ये जो प्रोसेस चल रहा है, राइट। अब मैं आपको बताऊं, ये चीजें जो चल रही है इसके कारण ही आप देखेंगे सेल बन रही है। ऊपर जाओ, एटम, मॉलिक्यूल, कंपाउंड मॉलिक्यूल, फिर सेल बनी थी, प्रोटीन के बाद प्रोटीन, इसके कारण ही तो बन रहा है। सेल इसके कारण ही बन रही है शरीर की, और फिर वो पूरा की पूरा फिर अपना environment। तो जब तक ये इंटरेक्शन नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा साहब। ये इंटरेक्ट कर रहा है ना, सूरज से इंटरेक्ट कर रहा है कौन, प्लांट। इसने कहा कि भाई तेरी सोलर एनर्जी मेरे को दे दे, मेरे को खाना बनाना है। बोले ले भाई, ले ले सोलर एनर्जी, और इसने खाना बना दिया, ये खाना है। यही हमारे शरीर के अंदर कहीं ना कहीं, हमारे शरीर के अंदर यही आ रहा है, राइस, व्हीट, इसकी फॉर्म में, इसको स्टार्च बोलते हैं अपन। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहां तक आपको समझ में आ रहा है। तो प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्फ बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड द मिनरल्स। द रॉ मटेरियल आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग ओनली। ये इसकी सराउंडिंग नहीं है, हमको तो भैया प्लांट से लेकर आना पड़ता है, राइट। इसकी तो पूरी सराउंडिंग में है। सूरज, जैसे मान लो तुम ऊपर बैठ जाओ छत पे, सूरज चमक रहा है ना, पानी के अंदर बैठ जाओ, राइट, और थोड़ा मतलब थोड़ी गीली मिट्टी के अंदर बैठ जाओ, सूरज चमक रहा है, ऊपर से हवा चल रही है, फूड प्रोड्यूस कर दोगे क्या? नहीं कर पाओगे। इसलिए हम क्या है, हम अपना फूड खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकते। पर पानी को थोड़ा सा फर्टिलाइजर्स दे दो, थोड़ा सा वो दे दो, गीली मिट्टी दे दो, पानी दे दो थोड़ा सा, और सूरज दे दो, बस ये तो बना देंगे फूड। तो हम कहाँ से लें फिर सर फूड? हम प्लांट के पास जाते हैं, भाई प्लांट हमको फूड दे दे, राइस दे दे, वीट दे दे, एग्रीकल्चर जो होता है। तो आप समझ रहे हैं ये सब चीजें, ठीक है। ये एक बड़ा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में डेवलप करेगा जब तक आप लास्ट तक पढ़ते जाएंगे ना, थोड़ा थोड़ा इकोसिस्टम जब कंप्लीट होगा, ठीक है। स्टार्टिंग की क्लास में थोड़ा आपको स्लो भी पढ़ा रहा हूँ, और थोड़ा मैं तो आपको मतलब कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ज्यादा करवा रहा हूँ इसके अंदर। एक बार आप रिदम में आ जाएंगे तब तो फिर 3-3 घंटे की क्लासेस आपकी चलेंगी, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर। तो प्लांट कैन सिंथेसिस फूड फॉर देमसेल्फ बट एनिमल्स इंक्लूड्स ह्यूमंस कैन नॉट। समझ में आ रहा है? दे गेट इट फ्रॉम द प्लांट्स और द एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स, दस ह्यूमन एंड द एनिमल्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द प्लांट। जैसे शेर है, वो नहीं खाता, वो कहता है मैं नहीं खाता भाई, पर तू डियर को खाता है, तो इनडायरेक्टली तू डिपेंडेंट है किसके ऊपर? प्लांट के ऊपर। ठीक है सर, समझ में आ रहा है? ठीक है। तो प्लांट सर कैसे, फूड कैसे बनाता है? तो फूड प्लांट नहीं बनाता, प्लांट की पत्ती बनाती, लीव्स बनाती। लीव्स आर नोन एज फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट, फूड फैक्ट्रीज बोलते हैं इसको, फूड फैक्ट्रीज। लीव जो होती है, हरी पत्ती जो होती है, ठीक है, ये देखो, ये हरी पत्ती, यही क्या कर रही है, यही खाना बना रही है। ये कह रही है कि मेरे को खाना बनाना है, ठीक है, मेरे को 2-3 चीजें दे दो, पानी दे दो, पानी मेरे तक पहुंचा दो, मिनरल मेरे तक पहुंचा दो, मेरे तक कार्बन डाइऑक्साइड पहुंचा दो, बस मैं खाना बना दूँ। तो रूट्स जो होती है वो वाटर मिनरल्स रूट्स पहुंचा देती है, और इसके अंदर एक स्टोमेटा होता है, ठीक है, प्लांट के अंदर। तो वो स्टोमेटा जो होता है वो उसकी ओपनिंग होती है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व कर लेता है। जब वो वापस ओपन करता है तो ऑक्सीजन को छोड़ देता है, कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व कर लेता है। खैर, ये तो चलो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पार्ट हो गया। ये देखो, ये वाटर मिनरल्स जा रहे हैं इसके अंदर, ये वाटर मिनरल्स रूट से जा रहे हैं। रूट्स के अंदर कैपिलरी एक्शंस होता है, रूट्स के अंदर तो जाइलम फोलम, ये भी अलग अगेन साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पार्ट है। साइंस की एनसीईआरटी पढ़ाई थी ना मैंने, उसके अंदर मैंने ये सब पढ़ाया हुआ है ना, जो यूट्यूब पे अवेलेबल है। सब कुछ देखना है ना, साइंस एंड टेक्नोलॉजी वहीं से करोगे। साइंस की आप देखे नहीं वो सीरीज, इतने इंपॉर्टेंट 7th क्लास की एनसीईआरटी मैंने पढ़ाई थी, पूरी एनसीईआरटी पढ़ी है सर, वो देखे ही नहीं आप लोग। तो वो इतनी इंपॉर्टेंट है क्या बताऊं, फिर आप देख नहीं रहे थे, मैंने बनाना बंद कर दी, ठीक है।
वापस बनाएंगे उसको, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके अंदर सब कुछ समझा रहा है फोटोसिंथेसिस का, बिल्कुल बिल्कुल बेसिक से लेकर। देखो आप लोगों के लिए बनाता हूँ। वाटर इन द मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल्स आर एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स। ये लीव्स तक पहुंच जाती है। उसमें पूरा नर्वस सिस्टम सब पढ़ा रखा है मैंने, उस पर बहुत रिसर्च करके पढ़ा रहा था मैं। समझ में आ रहा है? पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये जो सिस्टम होता है ना, ऑर्गन सिस्टम, सब कुछ पढ़ा रखा है वो। चलो, लीव्स हैव ए ग्रीन पिगमेंट। देखो लीव के पास क्या होता है, लीव के पास ये ग्रीन पिगमेंट होता है। इसके कारण ये क्या करती है, इसके कारण ही ये ग्रीन पिगमेंट ही इसको क्या करता है, लाइट को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। तो ये ग्रीन पिगमेंट होता है, दैट इज नोन एज क्लोरोफिल। क्लोरोफिल, तो इट हैव्स लाइट लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट। Energy is used to synthesize food from the carbon dioxide and water. Since the synthesis of the food occurs in the presence of sunlight, it is known as photosynthesis. ये प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि सनलाइट, फोटो मतलब सनलाइट। फिर क्या होता है, सो वी फाइंड दैट द क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर नेसेसरी टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इट इज यूनिक प्रोसेस ऑन द अर्थ। भाई देखो कितना कमाल प्रकृति ने करके दे रखा है अपन को। ऐसा कितना ही दिमाग लगा दिया होगा यार, है ना, जिसने भी संसार बनाया होगा। सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द लीव्स। और फिर सन जो होता है इसके अंदर फिर क्या हो जाए, जैसे ये प्लांट है, प्लांट ने कहा कि भाई साहब मैं हूं करता धरता सब कुछ। तो सन आ गया था ना बीच में, बोले भाई साहब मेरे बिना तो तुम चल नहीं सकते, मैं ही तो तुम्हारा ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो प्लांट की एनर्जी के बिना, सन की एनर्जी के बिना नहीं हो सकता, प्लांट नहीं करता। तो सन जो होता है ना वो सर्वे सर्वा है। एक्चुअल में हम सन की एनर्जी जो है ना सब ले रहे हैं थ्रू प्लांट, है ना। हम खाना बना रहे हैं, राइस ले रहे हैं, तो राइस कहाँ से आया, प्लांट से आया। और राइस को बनाने के लिए प्लांट ने कहाँ से एनर्जी ली, सन से ली। तो सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ इज द सन। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो सन के सोर्स के ऊपर है। तो ये प्लांट बर्ड बहुत ही अकड़ में आ रहा था एक दिन, बोले पता है मैं ही सारा खाना बनाता हूँ, मैं ही सबको एनर्जी देता हूँ। इतने में सन ने आके बोला मैं चमकना बंद कर दूं क्या। बोले नहीं नहीं भाई भाई सॉरी सॉरी, सन देता है, सन देता है सबको एनर्जी, ऐसे बोलने लग गया फिर। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो कहने का मतलब यह है कि फोटोसिंथेसिस ना हो तो कोई खाना नहीं बने। तो देखो, इन एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर विल वुड नॉट बी एनी फूड, कोई भी फूड नहीं बनेगा। The survival of almost all organism, all living organism directly or indirectly depends upon the food made by the plant. Beside oxygen, which is essential for the survival of all organism in the is produced during the photosynthesis. Photosynthesis के टाइम पर ही ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है, और बिना ऑक्सीजन तो हम जीवन नहीं रह सकते, जीवित नहीं रह सकते। तो इन एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, अगर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस ना हो तो ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगी। इसीलिए तो लाइफ पॉसिबल नहीं है, जहां पे सूरज की किरणें नहीं पहुंच पा रही है वहां पे लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। समझ में आ रहा है? जहां पे सूरज की किरणें नहीं पहुंच पा रही है वहां पे ऑक्सीजन भी नहीं है ना। ऑक्सीजन कैसे प्रोड्यूस हो रही है संसार के अंदर, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से ही हो रही है। आई होप दिस इज क्लियर। तो देखिए, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन जो होता है हम खा लेते हैं। और जो होता है ये प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन द लीव्स इंडिकेट अकरेंस ऑफ द फोटोसिंथेसिस। स्टार्च इज आल्सो ए कार्बोहाइड्रेट। जो स्टार्च होता है, वो जो स्टार्च बनता है उसके कारण वो क्या होता है, एक तरह से मतलब प्रोसेस हो रहा है फोटोसिंथेसिस का, क्योंकि वो कार्बोहाइड्रेट जो बन रहा है वही स्टार्च। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। बट अब एक दिक्कत हो गई। इसने बोला कि ठीक है भाई, अब मेरे को क्या है कि मेरे को ये सब चीजें तो मिल रही है, सनलाइट मिल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है, पर मेरे को एक और चीज चाहिए थी, ग्रीन लीव्स। बोले मेरे लिए वो वाटर भी मिल रहा है, चलो मेरे लिए मिनरल्स कौन लेकर आएगा, मेरे लिए नाइट्रोजन कौन लेकर आएगा। तो हम कहेंगे भाई साहब ये रही नाइट्रोजन, ले ले। नाइट्रोजन 78% है अर्थ के अंदर, ले ले। हवा में, बोले हवा की नहीं लेता मैं हवा वाली नाइट्रोजन नहीं लेता, मैं तो जो जमीन के अंदर नाइट्रोजन होगी ना वो लूंगा। ठीक है। तो ये कह रहा है आई नीड नाइट्रोजन बट आई कैन नॉट टेक इट इन डायरेक्ट फॉर्म। तो ये नाइट्रोजन जो होती है वो जमीन के अंदर कैसे आती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है, वो अपन नाइट्रोजन साइकिल के अंदर पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है? अभी पढ़ेंगे थोड़े दिनों बाद, मतलब थोड़े कल की क्लास के अंदर पढ़ लेंगे नाइट्रोजन साइकिल के अंदर, कल या फिर परसों की क्लास। तब हमको पता चलेगा अच्छा ये नाइट्रोजन जो होता है, जब मैं बोलूंगा, मैंने आपको बताया था पेड़ है ना डायरेक्टली नाइट्रोजन नहीं लेता है, पेड़ कहता है मैं डायरेक्ट फॉर्म के अंदर नाइट्रोजन को नहीं लूंगा। समझ में आ रहा है? आई होप दिस इज क्लियर। तो यहाँ पर समझो बच्चों, ये चीज समझो, अब आईटी कंपोनेंट के अंदर टेम्परेचर पढ़ा, ह्यूमिडिटी, लाइट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर,
वाटर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ठीक है। और इससे ये नाइट्रोजन और ये सब चीजें लेकर है ना, ये हमको हमारे शरीर में जब पहुंचता है ना, तब हमारे प्रोटीन होता है। ये जो वो प्रोटीन जो होगा वो भी पेड़ के थ्रू ही आ रहा है हमारे पास, अगर हम देखें तो, राइट। कि भाई गाय जब होती है या फिर जो होती है काऊ जो होती है, तब जाकर क्या करेगी, काऊ खाएगी प्लांट को, तो प्लांट को खाएगी तो काऊ जो होगी फिर मिल्क देगी, तो मिल्क के अंदर प्रोटीन होता है ना, समझ में आ रहा है। तो वो कहाँ से आया, वो प्लांट से है ना अल्टीमेटली, ठीक है। तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, ये सब भी हमको मिल रहे हैं, और इससे हमारा बायोटिक कंपोनेंट जो होता है वो कंप्लीट होता है। आई होप दिस इज क्लियर। तो अभी तक बच्चों हम क्या समझे, समझो। ये है प्रोड्यूसर, ये सूरज है, सूरज ने लाइट दी, इस लाइट से इसने खाना बना लिया पूरा, ठीक है। नीचे से नाइट्रोजन वाइट्रोजन ले लिए, वो चीज अभी अपन पढ़ेंगे, नाइट्रोजन फॉस्फोरस, नाइट्रोजन साइकिल के अंदर ये सब, नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है, राइट, वो सब चीजें पढ़ेंगे। फिर आया एक प्राइमरी कंज्यूमर, ये डियर ने इसको खा लिया प्लांट को, फिर इस प्लांट को शेर ने खा लिया। दिस इज नोन एज व्हाट, दिस इज नोन एज इकोसिस्टम। और अब इनको नाम दे दें, ये जो है ना डियर, डियर ने कहा कि भाई मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक तरह से प्लांट को खा रहा हूं, ठीक है। तो मैं प्लांट को खा रहा हूं, तो ये प्लांट तो प्रोड्यूसर है, तो मैं प्लांट को सबसे पहले कौन खा रहा है, ये खा रहा है ना, तो इसको बोलेंगे प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर, सबसे पहले इसने खाया। और इसको खाया किसने, शेर ने, तो शेर को हम बोल देंगे सेकेंडरी कंज्यूमर। समझ में आ रहा है, आई होप दिस इज क्लियर। तो अब यहां पर ये सिस्टम समझने की कोशिश करो बच्चों। ये शेर जो था ना, वो ऐसे बोलता था, अरे भाई बहुत भूख लग रही है, क्या करूं, मैं तो प्लांट को डायरेक्टली खा ही नहीं सकता हूं। तो डियर बोलता है, भाई डोंट फियर, आई एम डियर, मैं अब तेरे को है ना क्या करूंगा, प्लांट को कन्वर्ट कर दूंगा मैं मीट के अंदर, और तू मीट खा लेना। तो डियर अगर हम देखें तो इस संसार के अंदर, इस प्रकृति के अंदर एक मशीन है ना, जो क्या करती है, जो हर्ब्स को मीट के अंदर कन्वर्ट कर रही है। एक ऐसी मशीन जो हर्ब्स को मीट के अंदर कन्वर्ट कर रही है। एक ऐसी मशीन जो कि हर्ब्स को मीट के अंदर कन्वर्ट कर रही है। समझ में आ रहा है, प्लांट खा रही है और प्लांट से मीट बना रही है, किसके लिए, शेर के लिए। समझ में आ रहा है। तो भाई डियर अपने आप को पता है क्या बोलता है, डियर बोलता है आई एम ए नेचुरल मशीन, वो मैं ग्रास खाता हूं, मैं प्लांट खाता हूं और मैं उसको मीट में कन्वर्ट कर देता हूं, ये नेचर ने इसको काम दे रखा है। तू ग्रास खा और तू मीट में कन्वर्ट कर दे, फिर तेरे को शेर खा जाएगा। इसको तो जीवन ही ऐसा है, तभी तो देखो कितना भोला सा लग रहा है ये, देखो उसको गौर से। इसका काम ये है, ग्रास को खाएगा और मीट को कन्वर्ट कर देगा, और फिर ये क्या करेगा, ये एक तरह से इसको शेर खा जाएगा। तो बोलेगा भाई, डियर बोलेगा, मैं तो एक मशीन हूं, मैं तो कन्वर्टर हूं, मेरा काम ये है कि मैं घास खाऊं, मैं पत्ते खाऊं, और मैं अपने आप उसको मीट के अंदर कन्वर्ट कर दूं, और फिर मेरे को शेर खा जाए। ठीक है। तो आप देखो, अब यहां पर देखो, प्लांट का काम क्या है, प्लांट का काम क्या है, सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करना केमिकल एनर्जी में, ठीक है। हब्स बन गई, हब्स से मीट कौन बना रहा है, हब्स से, सोलर एनर्जी से हब्स कौन बना रहा है, ठीक है, ये कहें तो अपन प्लांट बना रहा है ना। हब से मीट कौन बना रहा है, ये बना रहा है डियर। अब इसको खाने के लिए, इसलिए शेर के जंगल का राजा है, कुछ नहीं करना पड़ता राजा को, कुछ नहीं करना पड़ता, राजा बैठा रहता है। राजा को प्लांट कन्वर्ट जो प्लांट है वो सोलर एनर्जी कन्वर्ट करेगा, ठीक है, और प्लांट बनाएगा अपने आप को। फिर डियर जो होगा, समझ में आ रहा है, वो क्या कहेगा, इस भाई साहब के लिए मीट प्रिपेयर कर रहा है, कि आपके लिए चलो मीट बना देता हूं मैं। फिर ये शेर आता है, हाँ भाई डियर अब खा लेता हूँ, तो इसलिए शेर जंगल का राजा होता है। समझ में आ रहा है, डियर जंगल का राजा नहीं है, डियर तो काम करने वाला है, डियर तो लोअर क्लास है। शेर को अल्टीमेट चीज मिलती है, जो बनी बनाई पकी पकाई। राजा को भी ये होता है ना, राजा थोड़ी ना कुछ काम करता है, समझे। शेर जंगल का राजा है, तो आप बोलोगे सर फिर टाइगर क्यों नहीं है, राइट। सर मजाक कर रहे हैं, ऐसे कोई सच में यही थोड़ा ना रीजन होता है जंगल के राजा का, राइट। तो मैं बता रहा हूँ, देखो आप इसकी ऐशो आराम समझो, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहाँ तक सबको क्लियर है। तो हम यहाँ पर ये समझ गए कि भैया देखो, एक प्राइमरी कंज्यूमर भी होता है, सेकेंडरी कंज्यूमर भी होता है, राइट। जो ये होता है, ये प्रोड्यूसर होता है, प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस कर दिया,
प्राइमरी कंज्यूमर उसको खा गया, ठीक है, पहली पहली बार, और दूसरी दूसरी बार जब जिसने खाया वो हो गया सेकेंडरी कंज्यूमर। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, आज का क्लास अपन इतना ही रखते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। अब हम इनको ही पढ़ेंगे, प्राइमरी कंज्यूमर्स क्या होते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर्स क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, राइट। और इसी इंटरेस्टिंग मैनर के अंदर पढ़ेंगे। अगर आप देखेंगे तो आप ज़्यादा थके नहीं होंगे। ठीक है, मैं अभी इसके ऊपर क्वेश्चन देता हूँ, 2 घंटे अपन लगातार पढ़े हुए हैं, राइट। अब इसको किसी तरह से हमको करके 3 घंटे तक पहुंचाना है। ठीक है, 3 घंटे तक हम पढ़ेंगे तो आराम से अपना कोर्स बहुत टाइमली कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। और सभी बच्चे लाइव क्लास अटेंड करें, लाइव क्लास में अलग ही मजा आता है, राइट। तो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।